हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, एग्जाम्शंस में आगे बढ़ते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरी आगे हमने डिस्कस की है। उसमें आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत फैबुलस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री हम डिस्कस करेंगे। इट इज फ्रेंड्स एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 14 एंड लास्ट में होगी एंट्री नंबर 11। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जो भी कंटेंट हम एग्जाम्शन में कवर करते हैं, सुना केयरफुली, जो भी कंटेंट हम एग्जाम्शन में कवर करते हैं वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते नहीं है। एनीथिंग एनीथिंग व्हिच इज कवर्ड बाय एग्जाम्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू, नॉट लायबल फॉर जीएसटी। ऐसा कोई भी कंटेंट होगा जो एग्जाम्शन के बाहर है, जो एग्जाम्शन से एक्सक्लूड किया गया है, और जो एंट्री और जो ट्रांजैक्शन, जो एक्टिविटी एग्जाम्शन में है ही नहीं, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स, बोलो क्लियर? डन। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमने आगे डिस्कस किया, आरबीआई डिस्कस किया था, एजुकेशन डिस्कस किया था, एडवोकेट कैटेगरी डिस्कस किया एंड मल्टीपल कैटेगरी हमने डिस्कस की है। उसमें से आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आरआर। ये क्या है आरआर? समझाता हूं। इट इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज रेसिडेंस। ओके, इट इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज रेसिडेंस। हम प्रेम से उसको क्या बुलाते हैं फ्रेंड्स? आरआर। ओके, ये है क्या, एग्जैक्टली है क्या, उसको हम डिस्कशन करना स्टार्ट करें उसके पहले फ्रेंड्स एक मुझे रेफरेंस आपको देना है यहाँ पे, विच इज ऑफ शेड्यूल 2। ये क्या है शेड्यूल 2? फ्रेंड्स, आगे 3 शेड्यूल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट इज शेड्यूल 1, देन शेड्यूल 2, देन शेड्यूल 3। व्हाट इज शेड्यूल 1? फ्रेंड्स, डेफिनेशन है सप्लाई की, जिसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपके ट्रांजैक्शन में, आपके एक्टिविटी में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन। सुना केयरफुली मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बरोबर समझने का ट्राई करो। हमने आगे डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में, देयर मस्ट बी एलिमेंट ऑफ कंसीडरेशन इन योर एक्टिविटी ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, जो कंसीडरेशन नहीं है तो उस एक्टिविटी को, उस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मान सकते नहीं है। फ्रेंड्स, यस और नो? यस। तो कंसीडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई। पर शेड्यूल 1 कहता है ऐसे सर्टेन ट्रांजैक्शंस, शेड्यूल 1 कहता है ऐसे सर्टेन एक्टिविटीज के भले उसमें ना हो कंसीडरेशन, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम क्या डील करेंगे? सप्लाई। So what is schedule 1? Transactions which are regarded as supply even if it is without consideration. Yes, it is transactions or activities regarded as supply even if it is without what? Consideration. And schedule 3 भी हमको पता है आगे एडवोकेट कैटेगरी था, जिसमें उसका हमने रेफरेंस लिया था, विच वाज आई थिंक एजुकेशन में भी हमने उसका रेफरेंस लिया था, विच इज शेड्यूल 3, विच इज नेगेटिव लिस्ट। मतलब उसमें जो जो भी एक्टिविटीज फॉलो होती है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई, उसको तो हम सप्लाई मानते ही नहीं है। सो व्हाट इज शेड्यूल 1? सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। व्हाट इज शेड्यूल 3? नेगेटिव लिस्ट। तो शेड्यूल 2 क्या है? फिर शेड्यूल 2 है ना, हमारे वहां पे एक्टिविटीज को क्लासिफाई करके देता है कि ये आपकी एक्टिविटी है, ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, वो गुड्स का सप्लाई होगा कि वो सर्विसेज का सप्लाई होगा। आप समझ रहे हो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? शेड्यूल 2 क्या करेगा? क्लासिफिकेशन करेगा कि वेदर योर एक्टिविटी और वेदर योर ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसा क्लासिफिकेशन कौन करके दे हमारे वहां पे? इट इज शेड्यूल 2। क्यों ये क्लासिफिकेशन जरूरी है? जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। पहले ऐसा था कि सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स, गुड्स के सेल्स के ऊपर वैट, सीएसटी, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज। अभी तो सब एक क्लब तो कर दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बट फ्रेंड्स, बाइफरकेशन क्यों जरूरी है? ऑलरेडी बहुत बार हमने आगे डिस्कशन कर दिया है कि इनवॉइस चैप्टर याद करो। इनवॉइस चैप्टर में हमने डिस्कशन किया हुआ है कि गुड्स का इनवॉइस का रिक्वायरमेंट अलग है, सर्विस के इनवॉइस की रिक्वायरमेंट अलग है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 याद करो, गुड्स तो गुड्स में इनवॉइस की रिक्वायरमेंट अलग। सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 सर्विसेज, तो सर्विसेज में इनवॉइस की रिक्वायरमेंट अलग। तो फ्रेंड्स, कोई भी एक्टिविटी को क्लासिफाई तो करना ही पड़ेगा, भले एक टैक्स हो, भले एक टैक्स हो, बट स्टिल क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड कि वेदर योर ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और योर ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यस और नो? यस। नंबर 2 याद करो फ्रेंड्स, चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में भी हम क्या करते हैं? सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। मतलब वहां पे भी क्लासिफिकेशन जरूरी है कि आपका ट्रांजैक्शन गुड्स का हो तो सेक्शन 12 के हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। आपका ट्रांजैक्शन सेक्शन 13 का हो, मीनिंग देयर बाय सर्विसेज का हो, तो हम सेक्शन 13 अप्लाई करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसे सीए फाइनल में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, गुड्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट, सर्विस के लिए अलग रिक्वायरमेंट एंड सो ऑन। तो बहुत जगह पे ऐसा क्लासिफिकेशन हमारे वहां पे रिक्वायर्ड ही है कि
ये ट्रांजैक्शन गुड्स का है, ये ट्रांजैक्शन सर्विसेज का है। तो शेड्यूल 2 क्या करके देगा हमको, इट इज क्लासिफिकेशन फॉर एनी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और व्हिच कैन बी रिगार्डेड एज व्हाट फ्रेंड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल सा है, बहुत लॉजिक सा भी है। इट इज फ्रेंड्स रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सुनना केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फ्रेंड्स रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब देखो फ्रेंड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स देखने के लिए जाए ना, तो वो ना गुड्स है ना सर्विस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स देखने के लिए जाए, मतलब मेरा फ्लैट रेडी है, मेरा बंगलो रेडी है, मेरी ऑफिस रेडी है, मैं उसको आपको सेल करूं ना, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट रिगार्डेड एज गुड्स। उसके सप्लाई के ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं कर सकते। बट व्हाट अबाउट इट्स रेंटिंग, मैं प्रॉपर्टी मेरी बेचूंगा, सेल करूंगा, तो वो सप्लाई नहीं है, तो उसको हम गुड्स की डेफिनेशन में कवर करते नहीं है। बट व्हाट अबाउट इट्स रेंटिंग, मतलब मेरी प्रॉपर्टी में रेंट पे देता हूं, मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरा बंगलो में रेंट पे देता हूं, तो क्या होगा उसका, उसको शेड्यूल 2 क्लासिफाई करता है, इट इज रिगार्डेड एज सर्विस। It is classified to be what friends? Absolutely service, meaning thereby renting of immovable property is classified as a service। उसको हम सर्विस मानते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम क्या मानने वाले, हमारे वहां पे सर्विस। ओके, इतना हमारे मन में क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, अभी हम एग्जाम्पशंस के ऊपर आते हैं, जिसमें एंट्री नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हमारे मन में क्लियर हो चुका है ना। अभी उसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या कहता है, एंट्री नंबर 12, services by way of renting of residential dwellings for use as residence। लोगों ने क्या बोल दिया, प्रॉपर्टी रेंट पे दो वो सर्विस है, प्रॉपर्टी रेंट पे दो वो सर्विस है, प्रॉपर्टी रेंट पे दो वो सर्विस है। बट देयर इज सम एक्सेप्शन टू इट, देयर इज सम एग्जम्पशन टू इट। क्या एग्जम्पशन कहता है कि देखो, आपका यूनिट, ड्वेलिंग्स मतलब होता है फ्रेंड्स यूनिट, ड्वेलिंग्स का मतलब हमारे वहां पे क्या हुआ, इट इज यूनिट। मतलब जो आपका यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल है, मतलब क्या है, फ्लैट है, बंगलो है, आप समझ रहे हो, टेनामेंट है, घर है, तो वो यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल है। एंड जिसको मैं रेंट पे देता हूं, मतलब सपोज आप टेनेंट हो, मैं ओनर हूं, जो मैंने आपको रेंट पे दिया, तो आप जो उसमें रहते हो ना, तो आपका पर्पस भी क्या है, रेसिडेंशियल। मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ आरआर, यूनिट भी रेसिडेंशियल, आप उसको यूज करते हो फॉर योर पर्पस, वो भी क्या है, रेसिडेंशियल। मतलब मेरा जो घर मैंने आपको दिया, उसमें आप ऑफिस नहीं चलाते हो, मेरा जो घर मैंने आपको दिया, उसमें आप गोडाउन नहीं चलाते हो, मैंने जो मेरा घर आपको दिया, उसमें कोई अदर कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं करते हो, ट्यूशन क्लास नहीं चलाते हो, लेटर से वहां पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते हो। सो मेरा घर क्या हुआ, यूनिट रेसिडेंशियल। आप जिसको मैंने रेंट पे दिया, उसका पर्पस भी यूसेज का क्या हुआ, रेसिडेंशियल। सो लॉ ने क्या बोल दिया, देखो, सर्विस इज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज रेसिडेंस। मतलब जो यूनिट भी रेसिडेंशियल होगा, पर्पस भी रेसिडेंशियल होगा, एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट। जो भी रेंट में रिसीव करूंगा बीइंग ओनर, फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ओके, सो renting of immovable property is classified as service, but उसका exception RR, meaning thereby unit residential, purpose residential exempt, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो यूनिट रेसिडेंशियल होगा, पर्पस रेसिडेंशियल होगा, ना 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 एग्जैम्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ये है हमारा इंपॉर्टेंस एंट्री नंबर 12 का। डन। सो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज सर्विस, बट उसका एक्सेप्शन RR, एग्जैम्ट। क्लियर, डन। फ्रेंड्स ऑलवेज ध्यान रखने का, जो भी कंटेंट एग्जाम्पशन में कवर्ड है, उसके ऊपर ही जीएसटी नहीं लगेगा। सुनो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी वेरी केयरफुली, जो भी कंटेंट एग्जाम्पशंस में कवर्ड है, उसके ऊपर ही जीएसटी नहीं है। जो भी कंटेंट एग्जाम्पशन में कवर्ड नहीं है, और उसके ऊपर जीएसटी यस के नो, एब्सोल्युटली यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। सो एग्जाम्पशन में क्या कवर हुआ, यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल, पर्पस रेसिडेंशियल, मीनिंग दैट क्या कवर हुआ, एग्जैक्टली बताओ ना, आरआर, एग्जैम्प्ट। जो मैंने मेरा घर आपको रेंट पे दिया, जिसमें आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हो, मैंने घर आपको रेंट पे दिया, बट जिसमें आपकी एक्टिविटी का नेचर क्या है, कमर्शियल, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आपको क्या सोचना है, आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि वेदर योर सर्विसेज आर कवर्ड बाय एग्जम्पशन और नॉट? नो, व्हाई? बिकॉज़ व्हाट इज कवर्ड बाय एग्जम्पशन इज आरआर, यूनिट रेसिडेंशियल, पर्पस रेसिडेंशियल, एग्जाम। अभी जब मैं आपको यूनिट रेसिडेंशियल रेंट पे देता हूं, आप उसका कमर्शियल यूसेज करते हो, वो थोड़ी एग्जाम्पशन में कवर्ड होगा। और क्या बोलेंगे उसके ऊपर, जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बोलो क्रिस्टल क्लियर? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने मेरी ऑफिस आपको रेंट पे दी, जिसमें आप क्या करते हो, ऑफिस ऑफिस, पता चला, ऑफिस रेंट पे दिया, पर्पस भी क्या है, ऑफिशियल, मतलब पर्पस भी क्या है उसका, कमर्शियल, तो वो भी एग्जाम्पशन में कवर्ड नहीं है, बिकॉज़ एग्जाम्पशन में तो खाली खाली क्या कवर्ड हुआ, आरआर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे वहां पे, टैक्सेबल, इसके ऊपर भी हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। डन। एंड लास्ट
फ्रेंड्स एक दिन मैंने हितेश सर को ऐसा बोला कि सर एक काम करते हैं, रोज क्या नौकार पे आऊँ वापस घर पे जाऊँ, नौकार पे आऊँ वापस घर पे जाऊँ, नौकार पे आऊँ वापस घर पे जाऊँ, एक काम करो ना सर, ये एक आध क्लासरूम मुझे ही रेंट पे दे दो ना। सर ने बोला बात तो तेरी बरोबर है, एक आध क्लास तुझे रेंट पे दे देता हूँ। ओके, सो बेंचेस बेंचेस सब वहां से निकाल देंगे, कैमरा भी निकाल लेना पड़ेगा, बाद में जो भी एसी होगा वो सब रखेंगे, थोड़ा फर्नीचर मैं घर से ले आऊंगा, ये सारा थोड़ा तामझाम इंतजाम हम कर देंगे। ओके, तो सर ने क्या बोला, स्मिथ देख तू प्रॉपर्टी रेंट पे ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉमिनल रेंट लगेगा 5-10 रुपए फॉर 100 ईयर्स। मैंने बोला सर दिया लो, एडवांस में सब कुछ दे दिया। तो सर हितेश सर ने मुझे जो रेंट पे दिया वो क्या था, कमर्शियल यूनिट। इट वाज नॉट अ रेसिडेंशियल यूनिट, इट इज अ कमर्शियल यूनिट। नौकार हाउस है वो एक कमर्शियल यूनिट है, वो मैं रेंट पे लेता हूं, तो मेरा यूसेज का पर्पस क्या है, मेरा यूसेज का पर्पस है रेसिडेंशियल, मैं वहां पे रहने के लिए चला गया, well it would be absolutely yes GST, it will be subject to liable for GST। आई थिंक आप समझ रहे हो एग्जैक्टली मैं जो कन्वे करना चाहता हूं, मतलब एग्जाम्पशन में क्या कवर्ड है, एग्जाम्पशन में खाली फ्रेंड्स यही चीज कवर्ड है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, विच इज आर, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा एब्सोल्युटली उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। डन, चलो शुरू करते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हमने क्या क्लासिफाई कर दिया, एज अ सर्विस। मतलब क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है, हाँ वो सर्विस है। उसका एक्सेप्शन, उसका एक्सेप्शन क्या, आरआर, मतलब यूनिट रेसिडेंशियल होगा, पर्पस रेसिडेंशियल होगा, एग्जाम उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फिर उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आरसीसी 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 आरसीसी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज एब्सोल्युटली यस, इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, जीएसटी। बोलो चकाचक, एकदम रेडी, डन। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो हुआ क्या, एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स मैंने एक बंगलो आपको रेंट पे दिया, सपोज आप डॉक्टर हो, डॉक्टर लोग जनरली ज्यादा ये चीज को यूज करते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बंगलो रेंट पे दिया, बंगलो में ऐसा था फ्रेंड्स कि ग्राउंड फ्लोर था एंड फर्स्ट फ्लोर था। सुनो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरी वेरी केयरफुली, ग्राउंड फ्लोर था एंड फर्स्ट फ्लोर था। ये कोई डॉक्टर था, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। ओके, डॉक्टर क्या करेगा, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्लिनिक चलाएगा, हॉस्पिटल ओपन करेगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उसका रेसिडेंस होगा। जनरल डॉक्टर के केस में आपको ये सब देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्लिनिक है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उसका रेसिडेंस है, ऐसे वो पर्टिकुलर अपना लेटर से बिजनेस भी चलाता है, साथ साथ में ऊपर रेसिडेंस भी है उसका। ओके, सो फ्रेंड्स ये बंगलो है, बंगलो का मतलब क्या हुआ, यूनिट कैसा है फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली रेसिडेंशियल। यूनिट इज व्हाट फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल। ओके, अभी सपोज क्या सेपरेबल है, हाँ दोनों सेपरेबल, आप चेक कर सकते हो। सपोज ग्राउंड फ्लोर का मैं रेंट लेता हूं लेटर से 1 लाख रुपी पर डे, एंड जो रेसिडेंस के लिए उसके मैं कितना रेंट लेता हूं, लेट अस 7 लाख रुपीस पर डे। ओके, अकॉर्डिंगली हम उसके पास रेंट लेते हैं, मतलब यूनिट रेसिडेंशियल, हाँ यूनिट रेसिडेंशियल है। ओके, क्या सेपरेबल है, हाँ सेपरेबल है, आप चेक कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल पर्पस के लिए है, फर्स्ट फ्लोर रेसिडेंस पर्पस के लिए है, मतलब सेपरेट कर सकते हो, हाँ सेपरेट कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स यूनिट रेसिडेंशियल जो पर्पस है ग्राउंड फ्लोर का वो कमर्शियल है, यस और नो, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज़ वहां पे तो क्लिनिक चलाता है, वहां पे तो हॉस्पिटल चलाता है, इट इज नॉट अ रेसिडेंशियल पर्पस, इट इज अ कमर्शियल पर्पस, यस। तो फ्रेंड्स पर्पस कमर्शियल हुआ तो बोलो उसके ऊपर जीएसटी, यस के नो, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज़ व्हाट इज एग्जाम, आरआर, व्हाट इज एग्जाम, आरआर, ये तो क्या हो गया, आरसी, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे, यस यस यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बट जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो यूनिट भी रेसिडेंशियल है, ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो यूनिट भी रेसिडेंशियल है एंड पर्पस भी रेसिडेंशियल है, एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। आप समझ रहे हो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो फ्रेंड्स एक छोटा सा चार्ट बना, चार्ट रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल पर्पस। ओके फ्रेंड्स देखो यूनिट कैसा है, रेसिडेंशियल, यूनिट रेसिडेंशियल है फ्रेंड्स, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहेंगे। फर्स्ट क्या होगा, सेपरेबल, मतलब हम दोनों यूनिट्स को अलग अलग कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर को अलग कर दिया, फर्स्ट फ्लोर को अलग कर दिया, मतलब डी अटैच नहीं करना है, दोनों का अलग अलग रेंट हम बाइफरकेशन कर सकते हैं, सेपरेबल का मतलब अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स सेपरेबल को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फ्रेंड्स आपका रेसिडेंशियल पर्पस होगा, जो आपका पर्पस रेसिडेंशियल होगा, एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपका पर्पस कमर्शियल पर्पस होगा, यस और नो। जो फ्रेंड्स आपका रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जो पर्पस कमर्शियल होगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। चलो डिसाइड करते हैं, अभी तो आंसर आता है फ्रेंड्स आपको, यूनिट रेसिडेंशियल सेपरेबल है, कमर्शियल पर्पस होगा, रेसिडेंशियल पर्पस होगा, तो रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, आरआर, एग्जाम नॉट सब्जेक्ट टू नॉट लायबल फॉर जीएसटी। बट व्हेन द पर्पस इज कमर्शियल पर्पस, मीनिंग दैट बाय यूनिट कैसा है, रेसिडेंशियल, पर्पस क्या हो गया, कमर्शियल, मतलब ये क्या हो गया, आरसी, उसके ऊपर जीएसटी, यस के नो,
एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बोलो फाउस है, डन। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स पता है, मैंने एक यूनिट आपको रेंट पे दिया, समझने का ट्राई करो बरोबर। मैंने एक यूनिट आपको रेंट पे दिया जो फ्लैट था, समझो ना, मैंने आपको फ्लैट रेंट पे दिया, ये फ्लैट है जो मैंने आपको रेंट पे दिया। बट वो फ्लैट में फ्रेंड्स आप है ना रहते भी हो, साथ साथ में कमर्शियल एक्टिविटीज भी करते हो, मतलब वहां पे आपकी ऑफिस, वहां पे आपका रहना है सर, ऐसा, हाँ ऐसा आपने अरेंज कर दिया, तो वहां पे आपकी ऑफिस, वहां पे आपका रेसिडेंस, कितना जोरदार हो गया नहीं, हाँ जबरदस्त हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो सेपरेबल हुआ कि नॉन सेपरेबल हुआ, ये एब्सोल्युटली नॉन सेपरेबल हुआ। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे तो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर क्लिनिक पर्पस के लिए था, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए था, एंड फर्स्ट फ्लोर कौन से पर्पस के लिए था, रेसिडेंस। बट यहाँ पे तो ऐसा सेग्रीगेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आप, अरे बाइफरकेशन हम कैसे करेंगे, ये तो नॉन सेपरेबल हो गया। तो ओके, लॉ कहता है क्या एग्जम्प्ट है, पहले वो समझ लो। लॉ कहता है आर आर हो ना तो एग्जम्प्ट है, रेसिडेंशियल यूनिट लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस हो ना तो एग्जम्प्ट है। ओके, हमारे एग्जांपल में एक ही फ्लैट मैंने आपको रेंट पे दिया जिसमें आप रेसिडेंशियल एक्टिविटीज भी करते हो, कमर्शियल एक्टिविटीज भी करते हो, सर दोनों की दोनों, हाँ दोनों की दोनों, रेसिडेंस भी है साथ साथ में कमर्शियल भी है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, यूनिट रेसिडेंशियल है, पर्पस क्या हुआ, यूनिट रेसिडेंशियल है, पर्पस क्या हुआ, रेसिडेंशियल ना कमर्शियल ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हाँ, मीनिंग देयर बाय ये क्या हो गया, यूनिट आर पर्पस आरसी, पर्पस आर नहीं है, पर्पस सी नहीं है, पर्पस क्या है, आरसी। अभी समझने का ट्राई करो, बरोबर समझना है फ्रेंड्स। अभी हमको एग्जम्प्ट क्या है, आर आर, एग्जम्प्ट क्या है, आर आर, एग्जम्प्ट क्या है, आर आर, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो makes no difference to us, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो will always be subject to liable for what friends, GST। मीनिंग thereby यहाँ पे आपका यूनिट रेसिडेंशियल है, पर्पस क्या है, आर ना, तो आरसी, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड बाय एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एग्जाम्पशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिट आर होगा, पर्पस आर होगा, एग्जाम्प्ट नॉट सब्जेक्ट नॉट लायबल फॉर जीएसटी। बट यूनिट आर है, पर्पस आरसी है, तो क्या ये आरसी वाला पॉइंट एग्जाम्पशन में कवर्ड हुआ ना, एग्जाम्पशन में तो क्या कवर्ड, आरआर, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, जीएसटी। तो सिंपली यहां पे क्या लिख दो, क्या लिख दो, क्या लिख दो, yes GST, because what is covered by exemption is just RR। थिंक आप समझ गए, एकदम इन डेप्थ, परफेक्ट, डन। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ सर्विस, यस, प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है। ओके, सो ये सर्विस के ऊपर का ये एग्जम्पशन है, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, जो यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल होगा, पर्पस भी आपका रेसिडेंशियल होगा, एग्जाम्प्ट इसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, मतलब यूनिट रेसिडेंशियल, पर्पस रेसिडेंशियल, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आरसी कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, ऑलवेज उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एक छोटा सा चार्ट हमने डिस्कस कर लिया कि यूनिट आपका रेसिडेंशियल था, यूनिट आपका रेसिडेंशियल था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेपरेबल नॉन सेपरेबल। जो सेपरेबल होगा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर जो कमर्शियल पर्पस होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एंड जो हमारा ये पर्टिकुलर रेसिडेंशियल यूनिट है, पर्पस वाइज सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, पर्पसफुली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। मैंने एक ही फ्लैट आपको दोनों पर्पस के लिए रेंट पे दे दिया, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे उसके ऊपर, बिकॉज खाली एग्जम्पशन आर आर को मिला है, ये सिचुएशन के ऊपर क्या आ जाएगा, आर आरसी, पर्पस हो गया आरसी, देयरफॉर इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, रेडी ना। चलो शुरू करते हैं। आर आर एग्जाम्प्ट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज रेसिडेंस एग्जाम्प्ट। फ्रेंड्स एक वर्ड आया यहाँ पे जो आप गौर से देख सकते हो, तो इट इज रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, मीनिंग देयर बाय क्या हुआ, रेसिडेंशियल यूनिट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी इलोबरेट करके दिया है, यूनिट रेसिडेंशियल, पर्पस रेसिडेंशियल। चलो फ्रेंड्स अभी क्या कहता है आगे लॉ, द फ्रेज रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स मीनिंग देयर बाय रेसिडेंशियल यूनिट्स शैल नॉट इंक्लूड, ये बाप रे बाप क्या लिखा है, समझने का ट्राई करो। एग्जम्पशन का मतलब क्या, जीएसटी लगने वाला नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाय एग्जाम्पशन, इट इज नॉट सब्जेक्ट नॉट लायबल फॉर जीएसटी, मतलब कोई भी कंटेंट जो एग्जम्पशन में कवर होगा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जो कोई चीज को मैं एग्जम्पशन के बाहर निकालता, जो कोई चीज को मैं एग्जम्पशन से एक्सक्लूड करता हूं, मीनिंग देयर बाय वो भी एग्जम्पशन में है ना, ना वो एग्जम्पशन में नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी यस के नो, एब्सोल्युटली यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। अब समझ रहे हो ना,
जो कोई भी सर्विसेज एग्जम्पशन नोटिफिकेशन विच इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में है तो वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। बट जो उसको हम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के बाहर निकाल देंगे, वहां से उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ना। हाँ, तो उसके ऊपर हम जीएसटी लगाने वाले हैं। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक। तो फ्रेंड्स, shall not include रेसिडेंशियल dwellings में सर्टेन चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, मीनिंग देयर बाय अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जम्पशन में होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा, बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल dwellings। फ्रेंड्स अब देखो, होटल यूनिट का नेचर तो रेसिडेंशियल ही होता है। जब हम होटल में जाते हैं तो वहां पे जो रूम में रहते हैं, कोई जगह पे घूमने गए, वैकेशन में गए, सपोज गोवा गए, लोनावाला गए, कश्मीर गए, तो वहां पे फ्रेंड्स जो भी होटल होगी वो यूनिट तो रेसिडेंशियल होगा ना। हर कमर्शियल एक्टिविटी होती है। अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो रूम है वो तो यूनिट रेसिडेंशियल है ना, रहने का रूम है ना, वहां पे बेड होगा, सोफा होगा, वॉशरूम होगा, फ्रीज होगा, टीवी होगा, तो ये तो यूनिट रेसिडेंशियल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पर्पस तो कमर्शियल है ना। हाँ, सो तो उसको एक्सक्लूड किया। एक्सक्लूड करने का मोटिव क्या, रीजन क्या, कि भले यूनिट रेजिडेंशियल है, यूनिट भले रेजिडेंशियल हो, एक्टिविटीज इन टोटल इन मोटिव तो कमर्शियल है, तो निकालो उसको एग्जम्पशन से, लगाओ उसके ऊपर जीएसटी। सच्ची बात नहीं? यस। तो अब चेक करो कौन से चीज को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स वर्ड से एक्सक्लूड किया गया, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंप साइट, लॉज और लाइक प्लेस मींट फॉर टेम्पररी स्टे। हर एक वर्ड को इन डेप्थ समझने का ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, होटल का मतलब क्या होता है बताओ? चलो, होटल का मतलब क्या? होटल का मतलब होटल, उसमें थोड़ी मतलब होता है, होटल मींस होटल। सो व्हाट इज मोटल? जनरली फ्रेंड्स, जो हाईवेज के ऊपर होती है ना, जहाँ पे जनरल सेंस में ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे उसके आगे पार्किंग होगा, बाद में स्ट्रेट अवे रोड से ही आपके रूम का एक्सेस होगा, ये सारी कुछ उसकी प्री रिक्विजिट्स है, उसको हम बोलते हैं मॉडल। हमारे सिंपल वर्ड्स में आप समझने का ट्राई करो, जो हाईवेज पे होगी, जहाँ पे खुद का एक अलग से पार्किंग एरिया होगा एंड डायरेक्टली आपके रूम का एक्सेस होगा, उसको बोलेंगे मॉडल। आपको पता होगा फ्रेंड्स, यूएस में है ना, यूएस में पटेल कम्युनिटी बहुत गजब, वहां पे उन्होंने अपना खुद का एम्पायर लेटर से एस्टेब्लिश किया है, तो दे आर नोन एज व्हाट, मॉडल किंग्स। उनका जो मेन बिजनेस वहां पे है ना, हमारी कम्युनिटी का एज अ पटेल कम्युनिटी, तो फ्रेंड्स वहां पे उनका जो मेन बिजनेस है वो क्या है? मॉडल्स का है। तो दे आर नोन टू बी व्हाट, मॉडल किंग्स। तो उनकी मॉडल जो इंडिया में होगी ना, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे, बिकॉज उनको निकाल दिया गया है फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स। यस, तो होटल मींस होटल, जनरल सेंस में हाईवेज पे होगी उसको बोलेंगे मॉडल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आएगा इन। व्हाट इज इन? फ्रेंड्स, इनका मतलब क्या होगा आप समझने का ट्राई करो। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फूड प्लस रूम। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फूड प्लस रेसिडेंस, फूड प्लस अकोमोडेशन और फूड प्लस रूम इज नोन टू बी इन। मेरे घर के नजदीक है प्लेटिनियम इन, मतलब क्या? आने का रास्ता होगा, जाने का नहीं होगा। अरे वो ना हो, अंदर रेसिडेंस भी होगा, साथ में अलग से पूरी रेस्टोरेंट एरिया भी होगी, जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। उसको जनरल सेंस में क्या बोलेंगे? इन। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे गेस्ट हाउस। मतलब क्या घर पे गेस्ट आए? ऐसा नहीं है। हमें गेस्ट हाउस मतलब जो सस्ते होटल्स होते हैं जनरल सेंस में, उसको हम क्या बुलाते हैं? गेस्ट हाउस। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हाउस बोट। बोलो हाउस बोट का मतलब क्या? हाउस में बोट के बोट में हाउस। बोलो क्या लग रहा है आपको? हाउस में बोट के बोट में हाउस। इट इज बोट में हाउस, नहीं क्या हाउस में बोट। पता चला? डन। ओके, तो वो बोट में हाउस होगा। आप कभी केरला जाना, वहां पे हाउस बोट है, घूमने जाना शादी के बाद। बाद में आएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर, वहां पे दाल लेके, वहां पे भी हाउस बोट है, मैं खुद से वहां पे रहा हूं, तो वो क्या हुआ? हाउस बोट। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कैंप साइट। कभी कभी स्कूल में से हमको तो कभी ऐसा जाने का चांस नहीं मिला, बट फ्रेंड्स अभी थोड़ा ऐसा ट्रेंड है कि स्कूल में आप 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में होंगे तो स्कूल वाले आपको कुल्लू मनाली ले जाएंगे घूमने। अभी से, अरे अभी से घूमने नहीं, आपको माउंट आबू ले जाएंगे। क्यों? बिकॉज वहां पे कैंप्स होंगे। ओके, आपने देखा होगा मूवी कुछ कुछ होता है, मैं मूवी देखा था ना फ्रेंड्स आपने, तो वहां पे पूरा कैंप था। बाद में वो लोग बीच में वो लेटर से कैंप फायर करेंगे, आजू बाजू लोग बैठे होंगे, अंतराक्षरी खेलते होंगे, तो वो क्या हुआ? कैंप साइट। डन। तो वहां पे भी जो भी उसका रेंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, विच इज commercial है, मोटिव कमर्शियल है फ्रेंड्स, so it is outside the scope of exemption, it will be subject to liable for GST। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स लॉज। लॉज का मतलब ये गेस्ट हाउस का थोड़ा छोटा और छोटा भाई हुआ, एकदम सस्ते जो होते हैं उसको बोलते हैं लॉज फ्रेंड्स। डन। चलो शुरू करते हैं, 1 2 3 गो। क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? हाँ, वो सर्विस है, उसका एक्सेप्शन क्या होगा? आरआर एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आरसीसी और उसके ऊपर जीएसटी, यस के नो, एब्सोल्युटली यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। तो एग्जाम क्या है? आरआर, यूनिट रेसिडेंशियल, पर्पस रेसिडेंशियल, एग्जाम। पर ये जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स वर्ड है ना, उसमें से सर्टेन चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। जो आप एक बार नंबर गिनो तो पता चले, इट इज 1 2 3 4 5 6 7
8, तो 8 लोगों को यहां से एक्सक्लूजन मिल गया, मतलब ये लोग एग्जाम्पशन में फॉलो होते नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी यस के नो, एब्सोल्युटली जनरल सेंस में यस। अभी तक जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से यस। बोलो क्या क्या एक्सक्लूजन आएगा, 1 2 3 गो। होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंप साइट, लॉज। ओके, एंड लास्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइक प्लेस मींट फॉर टेम्पररी स्टे। आईसीआई, मम्मी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, मम्मी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, सो ध्यान से। अभी फ्रेंड्स देखो क्या होगा, आप कभी लोनावाला गए? वहाँ पे फ्रेंड्स है ना, मुंबई वालों ने, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, खुद के बंगलों का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मतलब जब लेटर से वहाँ पे जनरल मानसून सीजन में लोग जनरली को मतलब वहाँ पे लोनावाला जाते हैं, बहुत जबरदस्त एटमोसफियर वहाँ पे क्रिएट होता है फ्रेंड्स। ओके, माउंटेन्स है तो मस्त एटमोसफियर वहाँ पे रेनी सीजन में, मानसून सीजन में लेटर से बनता है, तो मुंबई वाले वहाँ पे फ्रेश होने के लिए जाएंगे, बट इन्वेस्टमेंट खुद का बंगलों का वहाँ पे करके रखा है। अभी वो जाएंगे कितने दिन पूरे साल में, आप देखो तो लगभग टेंटेटिवली हार्डली 15-20 दिन तो हायर साइड जाएंगे, तो बाकी पूरे साल बंगलों का क्या होगा? उसका मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना। यस, तो वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको टाइम टाइम बिंग रेंट पे दे देंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये बंगलो वो यूज करते हैं 20 डेज के लिए, तो व्हाट अबाउट 345 डेज, तो 345 डेज के लिए ये बंगलो रेंट पे मिलता है, ये बंगलो वहां पे रेंट पे अवेलेबल होता है। सपोज मुझे बुक करना है 2 दिन के लिए, तो मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, उसके एजेंट को कांटेक्ट करूंगा, तो 2 दिन के लिए बंगलो ये मुझे रेंट पे मिल जाएगा। यूनिट क्या है? रेसिडेंशियल। अब समझने का ट्राई करो, होटल नहीं है, मोटल नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है, लॉज नहीं है, कैंप साइट नहीं है, ये जो एक्सक्लूजन का लिस्ट है विच इज होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंप साइट, लॉज, इसमें ये फॉल नहीं होता। तो अरे ये तो बंगलो है, यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल है, बट ये टाइम बिंग टेम्पररी पीरियड के लिए किसी को रेंट पे दिया जाता है। आप कभी गोवा जाना, वहां पे भी आपको फ्लैट्स मिलते हैं, वहां पे भी आपको बंगलोज मिलते हैं रेंट पे, कि जो फॉरेनर्स आते हैं ना फ्रेंड्स, वो होटल में भी स्टे करते हैं, ऐसा नहीं होटल में स्टे नहीं करते, पर होटल में तो स्टे करते ही करते हैं, बट थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, बिकॉज हमारी ट्रिप गोवा की कितने दिन की होगी, 4 5 7 दिन की होगी, वो तो 2 3 महीने वहां पे ही रहता है, तो 2 3 महीने होटल में रहना, रोज के 15-20 हजार रुपए का रूम रेंट पे करना, वो तो वायबल नहीं है ना फ्रेंड्स इतनी बड़ी ट्रिप के लिए, तो वो एक उनका वहां पे फ्लैट रेंट पे ले लेंगे, वहां पे जो बंगलो होगा थोड़ा लग्जरियस प्रॉपर बंगलो का, वो लोग वो रेंट पे ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बंगलो, जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है टेम्पररी स्टे। उसका पर्पस क्या हुआ फ्रेंड्स हमारे वहां पे? टेम्पररी स्टे, जो अल्टीमेटली तो होटल जैसा ही काम करता है। इसका अल्टीमेट मोटिव तो क्या है? कमर्शियल ही है, जो अल्टीमेट तो होटल जैसा ही काम करता है, तो उसको भी यहां से एक्सक्लूड कर दिया, उसके ऊपर भी हम जनरल सेंस में जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। खबर पड़ी? तो फ्रेंड्स लोनावाला है, गोवा है, जहां पे आपको टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो प्रॉपर्टीज रेंट पे मिलती है, टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो आपको प्रॉपर्टी रेंट पे मिलती है, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे। यस, उसके ऊपर डेफिनेटली बेसिस के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। भाव से एकदम चकाचक रेडी, चलो शुरू करते हैं। क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? अरे हाँ वो सर्विस है। वापस एक बार शुरू करो, क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? अरे हाँ वो सर्विस है। चलो उसका एक्सेप्शन क्या? आरआर। उसका एक्सेप्शन बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? आरआर एग्जाम। उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ओके, मीनिंग देयर बाय यूनिट रेसिडेंशियल होगा, पर्पस रेसिडेंशियल होगा, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, वो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, फर्क ही नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली टैक्सेबल, इट इज आउटसाइड एग्जाम्पशन, इट इज नॉट covered by entry number 12 which shall be what friends? Taxable, meaning thereby RCC और क्या बोलेंगे? टैक्सेबल। बाद में याद करो, यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल, पर्पस रेसिडेंशियल, एग्जाम। अभी ये जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स है ना, उसके एक्सेप्शन, मीनिंग वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स एग्जाम्पशन में था, बट अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच आर एक्सक्लूजन्स ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, तो मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पशन में कवर होने वाला नहीं है। मीनिंग देयर बाय क्या हुआ? होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंप साइट, लॉज or like place mean for temporary stay, these are outside the scope of exemption, therefore it will be subject to liable for what? GST। बोलो फाउस है? चलो चार्ट याद करो, यूनिट रेसिडेंशियल था, सेपरेबल नॉन सेपरेबल, जो सेपरेबल होगा रेसिडेंशियल पर्पस होगा एग्जाम, जो कमर्शियल पर्पस होगा टैक्सेबल, एंड जो हमारा यूनिट है वो नॉन सेपरेबल है, तो हमारा मतलब पर्पस हो गया आरसी, रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल, तो एंटर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। व्हाई? बिकॉज एग्जाम्ड क्या है? यूनिट आर, पर्पस आर, वही एग्जाम्ड है, बाकी तो कोई भी कॉम्बिनेशन फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज इट बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स हमारे वहां पे? टैक्सेबल। डन, चलो फ्रेंड्स, सो जनरल सेंस में होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउसबोट, कैंप साइट, लॉज और लाइक प्लेस मीन फॉर टेम्पररी स्टे टैक्सेबल है। अभी 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 उसका एक्सेप्शन, अरे बाप रे बाप, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स यूज एज रेसिडेंस एग्जैम्प्ट, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स के एक्सेप्शन होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउसबोट, कैंप साइट, लॉज। ओके, तो वो जनरल सेंस में क्या हो जाएगा हमारे वहां पे? टैक्सेबल। जनरल सेंस में हमारे वहां पे टैक्सेबल, बट विद वन एक्सेप्शन, क्या है ये एक्सेप्शन? आओ जरा डिस्कस करते हैं। एंट्री नंबर 14,
मतलब ये तो क्या हो गया, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। अरे बाप रे बाप। जनरल सेंस में होटल, मॉडल, इन, गेस्ट हाउस, हाउसबोट, कैंपसाइट और लाइक प्लेस मीन फॉर टेम्परेरी स्टे आर आउटसाइड एग्जाम्पशन। बट वापस एक बार उनको खींच के थोड़े 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 एग्जाम्पशन में लेके आ गए। क्या है ये एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखो अभी एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स, आप भी गोवा गए एंड मैं भी गोवा गया, अलग 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 अलग। ओके फ्रेंड्स, मैं भी कोई होटल में स्टे करता हूँ, लेट अस से ताज। आप भी कोई होटल में स्टे करते हो, लेट अस से तेज। पता चला, ताज का डुप्लीकेट। ओके, मेरा जो रूम रेंट है वो सी फेसिंग है, गजब 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 लेट अस से आवाज आता है सी का, एंड बहुत अच्छा सा व्यू है सी का, एंड उसका रूम रेंट है, इट इज 15 लाख रुपीज पर डे, जस्ट रुपीज 15 लाख रुपीज पर डे। आपकी होटल तेज है, आपको भी आपका भी जो व्यू है वो सी व्यू है, बट वो वॉलपेपर में सी है, रियल सी नहीं है, वो वॉलपेपर में लगा हुआ सी है। तो आपका जो रूम रेंट है वो 150 रुपए है पर डे, इट इज जस्ट रुपीज 150 पर डे। तो फ्रेंड्स, किस चीज के ऊपर जीएसटी होना चाहिए? जो 150 रुपए में बेचारे रहते हैं उनके ऊपर जीएसटी होना चाहिए, कि जो 15 लाख में रहते हैं, पर डे की कैपेसिटी 15 लाख रुपीस की है पर डे, उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। लॉ ने आपके ऊपर थोड़ी दया की, निकालो इनको एग्जाम कर दो वापस एक बार, आप हो गए एग्जाम, आपके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सो क्या बोला लॉ ने एग्जैक्टली? देखो फ्रेंड्स, होटल इन जनरल सेंस टैक्सेबल, होटल इन जनरल सेंस टैक्सेबल, बट उसमें रूम रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। आओ जरा चेक करते हैं। Services by entry number 14. Listen very carefully, very important for our examination. Okay. Services by hotel, inn, guest house, club, campsite by whatever name called. Meaning the सब नाम यहाँ पे ले आओ, होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउसबोट, कैंपसाइट डॉट और लाइक प्लेस मीन फॉर टेम्परेरी स्टे, सारे नाम यहाँ पे कवर कर दो, कोई चिंता नहीं है। एंट्री नंबर 14 ओपन ही, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जो पहले टैक्सेबल थे वो सब बीड यहाँ पे जमा कर दो। ओके, फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पजेस, बहुत 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 ब्यूटीफुल वर्ड्स है, बहुत 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 फैबुलस इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मीनिंग दरबार लॉ ने क्या बोला, आपका जो होटल का पर्पस है ना वो रेसिडेंशियल लॉजिंग होना चाहिए। ओके ठीक है, एक मिनट में डिस्कस करते हैं। जिसका जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, चैप्टर पढ़ा ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चैप्टर पढ़ा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 इंक्लूजन, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन, सब याद आ रहा है ना? वेरी गुड। सो हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन, जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई एक रूम का कितना होगा कितना होगा कितना होगा, जरा वर्ड चेक करो, इट इज अप टू, इट इज व्हाट अप टू रुपीज 1000 पर डे और इक्विवेलेंट, विच इज रुपीज 1000 पर डे और इक्विवेलेंट। सोलो ने क्या बोल दिया उसको, एग्जाम निकलो बाहर, एग्जाम वापस एक बार तुम्हारे ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मीनिंग देयर बाय जो आपका रूम रेंट है वो 150 रुपए है। मीनिंग देयर बाय वेदर अप टू रुपीज 1000 एब्सोल्युटली यस, सो वो हो जाएगा एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट जो आपका रूम रेंट 15 लाख रुपए है, जबरदस्त हो गया, इट एक्सीड्स रुपीज 1000, देयरफॉर इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। एंड फ्रेंड्स, जो जीएसटी लगेगा तो एंटायर के ऊपर जीएसटी लगेगा, इट इज नॉट द एक्सेस मनी व्हिच इज टैक्सेबल। मीनिंग दैट बाय 15 लाख में से 1000 लेस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। सपोज आपका रूम रेंट 5000 रुपीस है तो 5000 पूरे पूरे के ऊपर जीएसटी लगेगा। आप समझ रहे हो ना? 1000 के ऊपर गया रूम रेंट, स्टोरी खत्म, एंटायर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। इट इज नॉट द एक्सेस अमाउंट व्हिच इज टैक्सेबल, इट विल बी द एंटायर अमाउंट व्हिच शैल बी टैक्सेबल। यस और नो? यस। ओके, सो फ्रेंड्स, होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउसबोट, कैंपसाइट लॉज जनरल सेंस में टैक्सेबल, बट with a exception कि जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू रुपीज 1000 होगा ना, जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू रुपीज 1000 होगा ना, तो एग्जाम जो एक्सीडिंग 1000 होगा तो एंटायर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। बोलो चकाचक, एकदम रेडी, डन। अभी थोड़ा पीएचडी करते हैं एंट्री नंबर 14 के ऊपर। चलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता दूं, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी है, पर यहाँ पे नोट मेंशन कर दूं, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई exceeds rupees 1000, if value of supply exceeds rupees 1000, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखने का, entire amount shall be taxable, entire amount shall be what friends, taxable। ओके अभी एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमको थोड़े इसमें डिस्कस करने हैं। फ्रेंड्स, आप फर्स्ट लाइन पढ़ो, वो तो क्लियर हो चुकी होगी टू माय ओपिनियन। सर्विसेज बाय होटलिंग, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे वर्ड्स आप कवर कर सकते हो, होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, हाउसबोट, कैंपसाइट लॉज और लाइक प्लेसमेंट फॉर टेम्परेरी स्टे। और भी एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर लॉ ने क्या बोला, रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस,
ध्यान से रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस होगा ना तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 की लिमिट आपको अवेलेबल होगी। सर क्या है ये एग्जैक्टली मैं समझाऊं फ्रेंड्स आपको। पर्पस रेसिडेंशियल लॉजिंग, फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे शाहरुख खान ने ताज में एक रूम रेंट पे लिया। कितना रूम रेंट था, ऑफ सीजन होगी, रूम रेंट था लेटर से 10 रुपया पर डे पर रूम। रूम रेंट वॉज वॉट, जस्ट ₹10 पर डे पर रूम। बट शाहरुख खान ने ताज होटल में रूम रेंट पे लिया, क्यों, रहने के लिए, घूमने आया था गौरी खान के साथ? अरे ना, घूमने नहीं आया था। तो क्या पर्पस था उसका, पर्पस क्या था? उसका पर्पस था शूटिंग, ना दिस शूटिंग, दिस शूटिंग नॉट दिस शूटिंग। पता चल रहा है आपको? तो वो मूवी शूट करने के लिए उसको एक रूम की रिक्वायरमेंट होगी, कोई मूवी में ऐसा सीन आता होगा जहां पे रूम की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ कॉन्फ्रेंस होगा कि रूम की रिक्वायरमेंट आती होगी, मुझे क्या पता। ओके, तो उसका जो भी रूम रेंट है वो 10 रुपीज हुआ पर डे पर रूम। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास जनरल सेंस में तो एग्जम्प्ट था ना, जनरल सेंस में अप टू ₹1000 हो गया, जनरल सेंस में इट इज अप टू ₹1000, तो जनरल सेंस में वो क्या हो जाता हमारे वहां पे एग्जाम। बट उसका पर्पस रेसिडेंशियल लॉजिंग होगा ना, अब समझने का ट्राई करो। तो उसका पर्पस यहाँ पे रेसिडेंशियल लॉजिंग होगा ना, तब जाके जो 1000 की लिमिट है वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹1000, तब वो जाके उसको अवेलेबल होगी। जब उसका पर्पस रेसिडेंशियल लॉजिंग नहीं है तो सिंगल रुपए की लिमिट भी उसको अवेलेबल नहीं होगी। स्ट्रेट अवे एंटायर अमाउंट, स्ट्रेट अवे फुल अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। बोलो चकाचक, एकदम क्रिस्टल क्लियर, भाव से डन। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे चेक करो, जो पर्पस रेसिडेंशियल लॉजिंग होगा तब जाके 1000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे एसआरके ने ताज का रूम रेंट जो भी 10 रुपीज पे किया, बोले उसके ऊपर जीएसटी, यस के नो? यस, बिकॉज उसका पर्पस क्या था, मूवी शूटिंग। जो वो मूवी शूटिंग के लिए रेंट पे लेता है तो फ्रेंड्स उस केस में जीएसटी, यस के नो? Absolutely yes, it shall be absolutely yes, it shall be absolutely yes, it shall be subject to liable for GST। सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, यस जीएसटी। डन। सो रेसिडेंशियल लॉजिंग होगा तब जाके 1000 की लिमिट आपको अवेलेबल होने वाली है। थर्ड आप चेक कर लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई मोर देन ₹1000। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटायर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be taxable. Entire value of supply shall be what friends, taxable. Okay, crystal clear? Now friends, the term equivalent, a wonderful term is there which is equivalent. थोड़ा डेप्थ है बट समझना है फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके फ्रेंड्स, आप चेक करो 1000 पर डे और इक्विवेलेंट। फ्रेंड्स कोई वीडियो में कोई भी जगह पे इतना इलोबरेटिव डिस्कशन परफेक्ट मैनर में, प्रिसाइज मैनर में आपको अवेलेबल नहीं होगा, गारंटी है। सुनो केयरफुली। अब फ्रेंड्स ये वर्ड इक्विवेलेंट है ना, वो लोग ऐसे कभी कभी इंटरप्रेट कर लेते हैं, फिर ये 1000 का इक्विवेलेंट मतलब 1000 की जगह आपने डॉलर्स दे दिए, आपने कुछ आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, आपने कोई भी अपना लेटर से सोने का चेन दे दिया, आपने अपनी गाड़ी दे दी, तो उसका इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं है। ये इक्विवेलेंट कहां पे अपियर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट। आप चेक करो, इट इज नॉट appearing after the words or after the number 1000, it is ₹1000, ऐसा नहीं है। 1000 और equivalent per day, it is 1000 per day और equivalent। ये जो वर्ड equivalent है उसका प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस एक बार चेक करो, इट इज नॉट ₹1000 और equivalent per day, it is ₹1000 per day और equivalent, मीनिंग देयरबाय ये किसके इक्विवेलेंस की बात करता है, ये डे के इक्विवेलेंस की बात करता है, टू अवॉइड अ वेरी ह्यूज कंफ्यूजन दैट कैन अपीयर इन फ्यूचर। सो ये 1000 का इक्विवेलेंट की बात ही नहीं है, ये डे के इक्विवेलेंट की बात है। सर कैसे, ये क्यों इसके पीछे लगाने की जरूरत पड़ी? लॉजिक समझते हैं। देखो फ्रेंड्स हुआ क्या, एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स मंडे चेक इन था। चेक इन का मतलब होटल में आप स्टे स्टार्ट करते हो। कितने बजे चेक इन था? 2 बजे चेक इन था। एंड ट्यूसडे चेकआउट था। ट्यूसडे चेकआउट कितने बजे था? लेट अस से 10 बजे आपका सुबह में चेकआउट था। ओके, ये उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। ये चेक इन हुआ, ये फ्रेंड्स चेकआउट हुआ। बोलो पता चला? ये चेक इन मंडे 2 बजे, चेकआउट 10 बजे ट्यूसडे को। एंड सपोज आपका रूम रेंट है, एग्जांपल के तौर पे आपका जो रूम रेंट है वो कितना है? लेट अस से 1200 रुपीज पर डे। 1200 रुपीज अ डे ये आपका रूम रेंट है फ्रेंड्स। पता चल रहा है फ्रेंड्स आपको? मंडे चेक इन हुआ 2 बजे, ट्यूसडे चेकआउट हुआ 10 बजे। ओके, मंडे चेक इन है,
ट्यूसडे आपका चेकआउट है, बोलो हाउ मेनी डेज आर देयर, हाउ मेनी डेज आर देयर, बोलो देयर आर 2 डेज, मंडे ट्यूसडे, बरो तो ही 7 दिन होंगे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन होने के लिए मंडे ट्यूसडे को 2 दिन तो होना पड़ेगा ना, हाँ, एंड रियली देयर आर 2 डेज, मंडे ट्यूसडे। व्हाट इज रूम रेंट? रूम रेंट इज ₹1200 पर डे, मीनिंग देयर बाय ये तो पर डे 600 रुपए हुआ, एग्जाम जैसे लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। पता चला? अ वियर्ड इंटरप्रिटेशन लाइक दिस कैन हैपन कि आपका चेक इन मंडे है, आपका चेकआउट ट्यूसडे है, कितना रूम रेंट है पर डे? इट इज 1200 रुपीज, मतलब एक दिन का तो 600 रुपए हुआ, एग्जैक्ट। ना ना ना, लॉ कहता है ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करना, ऐसा 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 बोगस इंटरप्रिटेशन मत करना। तो क्या करेंगे अब? लॉ ने बोला कि अब यहां पे चेक करो, दी वर्ड्स आर ₹1000 per day, or the word appearing over here is equivalent, meaning thereby the word is equivalent after a day, meaning thereby ये भले 2 दिन है मंडे ट्यूसडे, बट इज इक्विवेलेंट टू 1 डे। एग्जैक्ट समझे? परफेक्टली वर्ड टू वर्ड, भले 2 दिन है मंडे ट्यूसडे, बट ये 1200 रुपए का आपका पर डे रूम रेंट है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, 600 600 एग्जाम 1000 तक है एग्जाम, ना ना। तो कहता है मंडे ट्यूसडे भले 2 दिन हुए, but it is equivalent to 1 day, and therefore it shall not be exempt because it is exceeding rupees 1000, value of supply is exceeding rupees 1000, therefore it has to be what, friends? Taxable. I think you are getting my point exactly what I'm trying to convey, yes or no? सो एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो हमने समझने का ट्राई किया। ओके, सो वापस एक बार लास्ट टाइम में पढ़ लेता हूँ आपके लिए। सर्विसेज बाय होटल, इन गेस्ट हाउस, कम कैंप साइट, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेज, मीनिंग देयर बाय ये जो 1000 रुपए का बेनिफिट आपको मिला है वो कब मिलेगा? जब आपका पर्पस क्या होगा? रेसिडेंशियल के लॉजिंग। जो मूवी शूटिंग हुआ तो एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है, भले 5 रुपए का रूम रेंट क्यों ना हो, एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है। हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अप टू ₹1000 पर डे और इक्विवेलेंट, मीनिंग देयर बाय जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹1000 होगा पर डे और इक्विवेलेंट, मीनिंग देयर बाय मंडे चेक इन, ट्यूसडे चेक आउट, तो भी इट इज इक्विवेलेंट टू 1 डे, and therefore exemption will continue, exemption will in ₹1200 will not continue, but in case of up to ₹1000 will continue, and therefore ये accordingly आपको इंटरप्रिटेशन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम चकाचक। चलो शुरू करते हैं। क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? हाँ, वो सर्विस है। किसने बोला? शेड्यूल 2 ने बोला, विच क्लासिफाइज एनी ट्रांजैक्शन आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ व्हाट, फ्रेंड्स? सर्विसेज। ओके, तो शेड्यूल 2 क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? हाँ, वो सर्विस है। उसका एक्सेप्शन क्या होगा? जो यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल होगा, उसका पर्पस भी रेसिडेंशियल होगा, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। यूनिट आर, पर्पस आर, एग्जाम, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा आरसीसी आरसीसी, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा आरसीसी आरसीसी, इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। ओके, बाद में फ्रेंड्स जो ये वर्ड रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स है, इट शैल नॉट इंक्लूड व्हाट, इट शैल नॉट इंक्लूड few 8 different organizations which includes hotel इन गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंप साइट लॉज और लाइक प्लेस मेंट फॉर टेम्पररी स्टे। सो इसको हम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वर्ड से एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वर्ड में इंक्लूड कर सकते नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो जनरल सेंस में देखा जाए तो ये हमारे वहां पे क्या होने वाले है? टैक्सेबल। इन जनरल सेंस हमारे वहां पे क्या होने वाले? बोलो बोलो बोलो, टैक्सेबल। उसका एक एक्सेप्शन इन एंट्री नंबर 14। एक्सेप्शन क्या प्रोवाइड करता है कि जो आपका पर्पस रेसिडेंशियल लॉजिंग होगा एंड उसमें जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹1000 होगा, चाहे एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे, बट पर्पस क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल और लॉजिंग। जो शाहरुख खान ताज होटल बी रेंट पे लेता है मूवी शूटिंग करने के लिए, तो वो एग्जाम्पशन उसको अवेलेबल होने वाला नहीं है। एंड जो 1000 के ऊपर गया रूम रेंट, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 के ऊपर गया, इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। ओके, एंटायर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। एग्जैक्ट 1000 हुआ ना, एग्जैक्ट 1000, तो भी हमारे वहां पे एग्जाम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यूनिट रेसिडेंशियल था, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यूनिट रेसिडेंशियल था, सेपरेबल नॉन सेपरेबल। सेपरेबल होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो एग्जम्प्ट होगा, जो कमर्शियल पर्पस होगा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं, एंड जो नॉन सेपरेबल है तो एंटायर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, फाव से। चलो फ्रेंड्स, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं in relation to a small example. First of all, let us consider this example. Okay, ध्यान से फ्रेंड्स, ऑनेस्टली बताऊं तो अभी ये छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसका आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, पहले खुद से एक बार सॉल्व करना चाहिए, एंड बाद में ही आगे का वीडियो आपको कंटिन्यू करना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं।
बट इसके पहले आप एक खुद का आंसर भी डेवलप कर दो फ्रेंड्स एट योर ओन। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। मैसर्स PQ are properties registered under GST as a taxable person is engaged, मतलब मैरिज बाकी है। ओके, in the business of in the business of renting of various immovable properties, meaning that by PQ properties का business क्या है? Renting of immovable properties which is owned by it. During the month ending 31st March 2018, it collected a rent of rupees 5 lakhs, मतलब रेंट का कलेक्शन इन टोटल देखने के लिए जाए तो हमारे वहां पे कितना है फ्रेंड्स? इट इज रुपीज 5 lakhs। ओके, रेंट 5 lakhs का हुआ। He said some includes rent from, अलग अलग रेंट जो आपने रिसीव की है उसकी डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। करना क्या है? चेक करो, पहले नीचे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय द फर्म assuming that rent is exclusive of GST if any applicable in each case, मतलब ये जो रेंट है इट इज एक्सक्लूडिंग GST, कभी कभी इंक्लूडिंग भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो पोर्शन है वो एक्सक्लूडिंग GST है। रेट ऑफ GST is 18% and we need to make some suitable assumptions that will make, don't worry। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमको स्टार्ट करना होगा। पहले ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कुछ एक आध दो ऐसे होंगे जिसका रेफरेंस अभी डिस्कस करना शायद बाकी होगा, तो उसको हम फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी इसका रेफरेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। फर्स्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वैकेंट लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपने वैकेंट लैंड को यूज किया। फ्रेंड्स शायद अभी आपको ना पता हो, शायद आपने एग्रीकल्चर कैटेगरी अभी ना देखी हो, इट इज सो पॉसिबल, पर फ्रेंड्स हम एग्रीकल्चर कैटेगरी में ऐसा डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी लैंड आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट पे देते हो, सुनो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरी वेरी केयरफुली, जो कोई भी लैंड आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट पे देते हो ना, वो एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते नहीं है। बिकॉज मैंने आपको आगे बताया था, एजुकेशन स्टार्ट किया था तब शायद कि 3 प्राइमरी सेक्टर सर्विस है। फर्स्ट इज एजुकेशन, then is healthcare, then is agriculture। 3 प्राइमरी सेक्टर सर्विस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो एग्रीकल्चर में ये चीज कवर्ड ही हो जाती है कि कोई भी सपोज मेरे पास लैंड है, मैं आपको यूज करने के देता हूं फॉर योर एग्रीकल्चर यूसेज, तो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऐसा हो तो रेफरेंस लिख दो, रेफरेंस वुड बी व्हाट फ्रेंड्स? एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे उसका कवरेज नहीं है। ओके, चलो बाकी कोई जगह पे तकलीफ नहीं पड़ेगी, बाकी खुद से उड़ सकते हो, कोई चिंता नहीं, सॉल्व करो खुद से। फर्स्ट, लैंड यूज्ड फॉर अप्पू सर्कस। बोलो सर्कस का पर्पस क्या होगा? कमर्शियल है, रेसिडेंशियल थोड़ी है। चलो करो टैक्सेबल, इसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। आंसर वुड बी यस जीएसटी। चलो फ्रेंड्स थर्ड चेक करो, हाउसेस लेट आउट टू इंडिविजुअल्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। हाउसेस मीनिंग देयर बाय यूनिट इज रेसिडेंशियल, लेट आउट टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, मतलब क्या हुआ? आर यूनिट भी रेसिडेंशियल, पर्पस भी रेसिडेंशियल, एग्जाम्प्ट 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 एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। चलो नेक्स्ट आप चेक करो, बिल्डिंग्स लेट आउट टू मेसर्स एलिगेंट होटल। जो आपने कोई भी बिल्डिंग लेट आउट किया है एलिगेंट होटल को, होटल का पर्पस क्या होगा? कमर्शियल होगा, एंड होटल है मतलब इटसेल्फ इज आल्सो व्हाट? नॉट अ रेसिडेंशियल यूनिट। सो आपने जो भी एलिगेंट होटल को बिल्डिंग रेंट पे दिया, गेटिंग माय पॉइंट, तो उस केस में आपका एग्जम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है, बिकॉज एग्जाम क्या है? आर। क्लियर? तो फ्रेंड्स वापस एक बार इसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले है, बिकॉज इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी। ओके, आगे चेक करो नंबर 5, वैकेंट लैंड गिवन ऑन लीज टू मेसर्स एबीसी लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट अ लेटर स्टेज टू बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और कॉमर्स। बोलो फ्रेंड्स, आपने लैंड रेंट पे दिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसका फर्दर यूसेज क्या होगा? कमर्शियल होगा। जिसका फर्दर यूसेज क्या होगा? इट इज फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे बिजनेस होगा, तो बिजनेस पर्पस हो गया, इट विल बी एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? जीएसटी। ओके, आगे चेक करो, प्रीमाइसेस लेट आउट टू टेंपल ट्रस्ट। कोई टेंपल ट्रस्ट होगा जिसको आपने प्रीमाइसेस लेट आउट किया। फ्रेंड्स देखो, यूनिट रेसिडेंशियल ना, यूनिट तो रेसिडेंशियल नहीं होगा, चलो पर्पस रेसिडेंशियल है ना, पर सर काम तो अच्छा ही है ना। अरे काम अच्छा होने से एग्जाम्पशन नहीं मिलता फ्रेंड्स, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए रेसिडेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एग्जाम्पशन। यहाँ पे तो आपका टेंपल ट्रस्ट है, विच इज नॉट अ रेसिडेंशियल पर्पस ऑब्वियसली, सो इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी। फ्रेंड्स स्ट्रिक्टली हमारे जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो करना है, जो भी प्रोविजन है, आपकी सोच को नहीं डेवलप करना है यहाँ पे, क्या सर ये तो एग्जाम होना चाहिए ना।
सो फ्रेंड्स आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, एग्जाम्पशन आपको इंक्लूड करना हो तो। अभी हम जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी एग्जाम्पशन बोल के गए हैं उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, उनका जो इंटेंशन था, उनका जो मोटिव था, अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन बना है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, सो प्रीमाइसेस लेट आउट टू टेंपल ट्रस्ट, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू, सॉरी, इट विल नॉट बी कवर्ड बाय एग्जाम्पशन, देयरफॉर इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, प्रीमाइसेस लेट आउट टू अ कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर को अपनी प्रीमाइसेस लेट आउट पे दे दी, बोलो 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 क्या होगा उसके ऊपर, जीएसटी यस करो, एब्सोल्युटली यस, पर्पस बिजनेस है, कमर्शियल है, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे फ्रेंड्स। एंड लास्ट आएगा हमारे वहां पे बिल्डिंग लेट आउट टू थिएटर, थिएटर को बिल्डिंग आपने लेट आउट कर दिया, वापस एक बार कमर्शियल पर्पस हो गया, बोल के उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे, एब्सोल्युटली यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। डन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एक खाली आपके लिए नया होगा रेफरेंस, जिसमें एग्रीकल्चर का मैंने लिया कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप लैंड रेंट पे देते हो तो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाते, बाकी तो पर्पस अपू सर्कस है, पर्पस कमर्शियल है, बाद में एलिगेंट होटल है, पर्पस कमर्शियल है, बाद में लैंड रेंट पे दिया जिसका कंस्ट्रक्शन होगा फ्यूचर में, एंड बाद में पर्पस कमर्शियल है, बाद में टेंपल ट्रस्ट है, पर्पस रेसिडेंशियल नहीं है, बाद में कोचिंग सेंटर है, पर्पस कमर्शियल है, थिएटर है, पर्पस कमर्शियल है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे फ्रेंड्स। ओके, एक बार टोटल कर दो, टोटल 5 लाख होना चाहिए 1 to 8 ट्रांजैक्शंस का फ्रेंड्स। देखो 50,000 प्लस 80,000 प्लस वापस एक बार 50,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 60,000 40,000 40,000 80,000 80,000 एग्जैक्ट 5 लाख हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो जहां जहां पे यस आया उसका टोटल कर दो, और ऐसा ना करना हो तो 5 लाख हमारे पास ऑलरेडी ऊपर अमाउंट अवेलेबल है, रेंट आपका 5 लाख रुपीज का कलेक्टेड है। नो आया, आई थिंक दो जगह पे नो आया, एक तो ये 50,000 के ऊपर नो आया, एंड ये सेकंड आप चेक करो यहाँ पे 70,000 के ऊपर नो आया, ये दो 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 नो है, उसको निकाल देते हैं, 50,000 को निकाल दिया, 70 को निकाल दिया, बोलो बचा कितना, इट इज 3,80,000, दैट बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स, अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हिच इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसके ऊपर का 18% कर देंगे तो इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 68400। टेक्निकली ये इम्प्रॉपर है बिकॉज जीएसटी पेबल 68400 बराबर है, बट वो सी होगा कि एस होगा कि आई होगा, इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हम भी जाने देते हैं, इट इज 68400 बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स, अवर जीएसटी पेबल एट 18%, इट इज जीएसटी लायबिलिटी एट व्हाट फ्रेंड्स 18%। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, फाव से। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा डिस्कशन है फ्रेंड्स, देखो इंपॉर्टेंट वाला, अभी एंट्री नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। पहले मैं अलग अलग सिचुएशंस डेवलप करता हूं, बाद में इसके ऊपर के एग्जाम्पशंस हम फोकस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलो फ्रेंड, मुझे एक रेसिडेंशियल यूनिट बनाना है, मुझे खुद का घर चाहिए फ्रेंड्स, मुझे एक रेसिडेंशियल यूनिट बनाना है, मुझे एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब फ्लैट वाला रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, मुझे एक कमर्शियल यूनिट बनाना है, मुझे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। 4 सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सॉरी फ्रेंड्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। 4 सिचुएशन पॉसिबल, वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, रेसिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। डन। तो फ्रेंड्स आप उसका कंस्ट्रक्शन करोगे ना, हाँ पाड़ो, हाँ, यूनिट कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल कमर्शियल, तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ। अब अभी क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एंट्री पढ़नी है, एंट्री पढ़ने के बाद आंसर देना है। ओके, नंबर बी हुआ क्या, अभी समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। आप मुझे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं, भले आप सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो, और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। आइदर फ्रेंड्स आप खाली गुड्स का सप्लाई करो, खाली गुड्स का सप्लाई करो, मतलब ये यूनिट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, सीमेंट हो, सीमेंट हो, सीमेंट हो, स्टील हो, स्टील हो, सीमेंट हो, इन जो जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सब आप मुझे सप्लाई करेंगे, लेबर में अरेंज कर दूंगा, लेबर में अरेंज कर दूंगा। नंबर 2, सेकंड पॉसिबिलिटी, आप मुझे खाली लेबर्स प्रोवाइड करोगे, आप भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप खाली मुझे लेबर्स प्रोवाइड करोगे, गुड्स में अरेंज कर दूंगा, स्टील सीमेंट, सीमेंट स्टील, स्टील स्टील, सब रिक्वायरमेंट मैं परचेस कर लूंगा, आप लेबर्स प्रोवाइड कर देना। थर्ड होगा, इट वुड बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग दैट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, मतलब गुड्स भी आपके, सर्विस भी आपकी, ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुड्स भी आपके, सर्विस भी आपके, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज नोन टू बी व्हाट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ आपका। ओके, तो फ्रेंड्स 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी,
कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। उसमें 3 पॉसिबिलिटी, खाली गुड्स का सप्लाई, खाली नंबर 2 खाली सर्विसेज का सप्लाई विच इज लेबर, एंड थर्ड इज गुड्स प्लस सर्विसेज का कॉम्बिनेशन विच इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, सम टर्म टू बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें आप मुझे अलग 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 पर्पस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसका 10 पॉइंट का लिस्ट है, समझना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिनोवेशन, सॉरी आएगा रिपेयर्स, माय मिस्टेक, सीक्वेंस फॉलो करता हूं मैं। फिटिंग आउट, बाद में आएगा रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन। पहले इसके मतलब क्या, वो आपको गूगल करने पड़ेंगे, बिकॉज ये जो वर्ड्स है डेफिनेटली इसका हम फ्यूचर में जब गवर्नमेंट कैटेगरी करेंगे ना, गवर्नमेंट कैटेगरी, तब ये सारे वर्ड्स के मतलब आपको समझाऊंगा, बट तब तक आप गूगल करके रखना। ओके, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन, ये आपका होमवर्क, गूगल करके रहना है। इसका राज कब खुलेगा, ये 10 वर्ड्स के मीनिंग का राज कब खुलेगा, जब हम करेंगे गवर्नमेंट कैटेगरी, इतना ध्यान रखना। ओके, बिकॉज यहाँ पे सारे वर्ड्स का यूसेज नहीं है, सो अभी उसका राज खुला का मतलब नहीं है, जब ये सारे 10 वर्ड्स का यूसेज आएगा तब उसका राज खुलेगा, तो मजा आएगी फ्रेंड्स। ओके, सो एक राज राज बना रहेगा। चलो पहले 10 वर्ड्स आप सुन तो लो मेरे से। कंस्ट्रक्शन, पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अलग अलग वर्ड्स हो गए। एक बार वापस, एक बार मैं उसको प्रोनाउंस कर, मतलब उसको बोल देता हूं। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन। वापस मैं बोल देता हूं, बराबर सुन लेना। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, बाद में कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन। डन, ये अलग अलग 10 सर्विस आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। डन, मेरा काम खत्म हुआ। 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए, इसमें से क्या एग्जाम, वो आपको मुझे पढ़ के बताना है बाद में, 1 मिनट के बाद। पहले वापस एक बार मेरा क्वेश्चन बरोबर आपके मगज में फिट कर दो। रेसिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। रिपीट करना चाहूंगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। रेसिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। डन, ये 4 चीज का मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सकते हो। खाली गुड्स का सप्लाई है, खाली लेबरर्स का सप्लाई है, बाद में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है विच इज गुड्स प्लस सर्विसेज, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, गुड्स प्लस सर्विसेज। उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन। डन, तो इसमें से क्या एग्जैक्टली एग्जाम, उसमें से क्या एग्जैक्टली हमारी एंट्री नंबर 11 में कवर्ड, वो आप पढ़ेंगे। मैं 1 मिनट वेट करूंगा, आप ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से, क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर्ली पढ़ो, एंड मुझे आंसर दो। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं फ्रेंड्स, चलो पढ़ना स्टार्ट करो। बरोबर पढ़ना, ओके, ध्यान से पढ़ना, बस अभी एरर नहीं करूंगा। 1 मिनट फटाफट पढ़ लो, चलो चलो, रेडी, डन, चलो स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज बाय, देखो आपका नाम आया, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। मीनिंग देयर बाय, किसको एग्जम्प्ट किया, गुड्स के सप्लाई को ना, सर्विस के सप्लाई को हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को ना। मतलब एग्जम्पशन किसको मिला, एग्जम्पशन गुड्स को नहीं मिला, एग्जम्पशन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मिला, एग्जम्पशन किसको मिला, लेबर सप्लाई को एग्जम्पशन मिला। मीनिंग जब आप मुझे प्योर लेबर, मीनिंग उसमें कोई गुड्स का एलिमेंट नहीं है, कोई गुड्स का एलिमेंट नहीं है, जब आप मुझे प्योर लेबर सप्लाई करके देते हो तब ये एग्जम्पशन की बातें आएगी, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग जस्ट प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, चलो आगे चेक करो। ऑफ, ऑफ किसका, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। आप चेक कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। ये वर्ड्स का गूगल आप कर लेंगे लेक्चर के बाद। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, खाली 4 सर्विसेज, यहां पे तो 10 लिखी थी, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन। 10 में से खाली किस चीज के ऊपर फोकस किया, 4, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। 10 में से किस चीज के ऊपर फोकस किया, 4, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। ये 4 ही एग्जम्प्ट है, ये खाली 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 4 ही एग्जम्प्ट है, तो बाकी सब taxable, not covered by exemption, becomes what, absolutely taxable। मतलब ये 4 ही exempt, construction, erection, commissioning, installation, ये 4 ही exempt, बाकी completion taxable, fitting out taxable, repairs taxable, maintenance taxable, renovation taxable, alteration taxable। बोलो क्लियर,
4 ही एग्जाम, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन किसका? ओके अभी आने जा रहा है, मतलब आपने लेबर प्रोवाइड किए मुझे फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स pertaining to what? A single residential unit. You are providing me services in relation to pure labor contracts for construction, erection, commissioning, installation of original works. It is not renovation, it is not alteration, it is original works. Original works for what? It is a single residential unit other than as a part of residential complex. मतलब वो absolutely single unit होना चाहिए. It should not be part of residential complex. मतलब complex में unit नहीं चलेगा, isolated unit होना चाहिए. मतलब बंगलो चलेगा, tenement चलेगा. आइसोलेटेड सिंगल लैंड के ऊपर यूनिट होना चाहिए, ना कि वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का एक यूनिट पार्ट हो. एग्जाम्पशन किसको है? इट इज अ सिंगल एब्सोल्यूट रेसिडेंशियल यूनिट जिसको एग्जाम्पशन अवेलेबल हुआ है. इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. ओके, इफ इट इज पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल. इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अस. ओके, तो फ्रेंड्स देखो क्या हुआ एग्जैक्टली. किसको एग्जाम्पशन मिला? यूनिट को एग्जाम्पशन मिला. हाँ, यूनिट को एग्जाम्पशन मिला. क्या कॉम्प्लेक्स को एग्जाम्पशन मिला? ना. कमर्शियल को, अरे कमर्शियल को तो बात ही नहीं करने की. यूनिट को कॉम्प्लेक्स को ऑलवेज टैक्सेबल ही रहेगा फॉर श्योर ऑलवेज. डन है एकदम चकाचक. तो फ्रेंड्स इन टोटल चेक करो. रेसिडेंशियल यूनिट के, मुझे अभी बरोबर सुनना पड़ेगा, रेसिडेंशियल यूनिट के कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन. सुना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरी वेरी केयरफुली. रेसिडेंशियल यूनिट के कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन का जब आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हो, एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है. लिसन वेरी वेरी केयरफुली अगेन. रेसिडेंशियल यूनिट के कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन का जब आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हो एज अ सप्लायर, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन उसके ऊपर जीएसटी इंपोज कर सकते नहीं हो. छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, ध्यान से फ्रेंड्स देखो. कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, हमारी 4 सर्विस आ गई. हाँ, उसके लिए आपने क्या प्रोवाइड किया? तो कि प्योर लेबर सर्विसेज. इट इज प्योर लेबर सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड की है फॉर रेसिडेंशियल यूनिट. एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे. इट इज नो जीएसटी. इफ इट इज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आंसर वुड बी व्हाट फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली यस, जीएसटी. यस और नो? यस. नेक्स्ट, अदर सर्विसेज लाइक रिनोवेशन, अल्टरेशन, रिपेयर. जो 6 सर्विस बच जाती है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन के अलावा जो 6 सर्विस बच जाती है, व्हिच इज कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन, जो 6 सर्विस बच गई, वो किसी की भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता. इट इज ऑलवेज व्हाट फ्रेंड्स? हमारे वहां पे टैक्सेबल. क्रिस्टल क्लियर? एकदम चकाचक, पक्का, वंडरफुल, डन. चलो फ्रेंड्स, तो ये सेशन में हमने क्या डिस्कस किया उसको मैं जरा कंक्लूड कर दूं फ्रेंड्स आपके लिए. एक एंट्री बाकी रही व्हिच इज एंट्री नंबर 13. दो तीन क्वेश्चंस बाकी रहे एंड एक्सरसाइज बाकी रहे, वो सब्सिक्वेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स. बट आज के सेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा था इन रिलेशन टू आर. बरोबर सुनना वापस एक बार. क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? हाँ वो सर्विस है. क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? हाँ वो सर्विस है. उसका एक्सेप्शन यूनिट आर पर्पस आर एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है. मतलब आर एग्जाम, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा आरसीसी इट शैल बी लायबल टू सब्जेक्ट टू जीएसटी. नाउ द वर्ड रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा होटल, मोटल, इन गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंपसाइट, लॉज और लाइक प्लेसमेंट फॉर टेंपरेरी स्टे. उसको हम जनरली एक्सक्लूड करते हैं एग्जाम्पशन से. जनरली उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बट विद वन एक्सेप्शन इनटू एंट्री नंबर 14. जो आपका पर्पस होगा होटल, मॉडल, इन गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंपसाइट, लॉज में रहने का, रेसिडेंशियल लॉजिंग, एंड जो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अप टू ₹1000 पर डे और इक्विवेलेंट, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 तक रहा तो एग्जम्प्ट है. 1000 को क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं. डन, एकदम चकाचक. कौन से अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा? एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिडेंशियल यूनिट है. सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, पर्पस वाइज सेपरेशन हमने कर दिया. सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, सेपरेबल होगा. रेसिडेंशियल पर्पस होगा, एग्जाम्प्ट, कमर्शियल पर्पस होगा, टैक्सेबल, नॉन सेपरेबल है, तो ये क्या हो गया? यूनिट आर पर्पस आरसी, तो इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी. ओके, ये एंट्री नंबर 13 हमारा डिस्कशन करना बाकी है. एंट्री नंबर 11, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जाम्ड इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन फॉर अ सिंगल residential unit otherwise than as a part of residential complex. It will be absolutely exempt. It will not be subject to liable for GST. Then subsequent session में हम एंट्री नंबर जो 13 बाकी है उसका डिस्कशन करेंगे. जो अदर एक्सरसाइज बाकी है वो भी डिस्कस करेंगे. अभी इतना रखते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. थैंक यू. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट. फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था एक बहुत मजेदार कैटेगरी विच वाज आरआर, विच इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज रेसिडेंस.
जब जब हम एग्जाम्पशन पढ़ते हैं, एक छोटी सी बात ऑलवेज 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 हमको ध्यान में रखने की कि कोई भी कंटेंट हम जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे वो क्या है, एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते नहीं है। बट ऐसा कोई भी कंटेंट जो एग्जाम्पशन में कवर नहीं हुआ और उसके ऊपर जीएसटी यस के नो एब्सोल्युटली यस 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 उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नोटिफिकेशन नंबर ध्यान रखने का, विच इज फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जो एग्जाम में हमको 1000% डेफिनेटली कोड करके आना है फ्रेंड्स। ओके, शुरू करते हैं हमारी कैटेगरी जो हमने बाकी रखी है, आज उसका डिस्कशन कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। याद करो, हमारे पास 3 शेड्यूल थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। फ्रेंड्स, व्हाट इज शेड्यूल 1? इट इज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। फ्रेंड्स, सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका एलिमेंट है क्या, कि उस ट्रांजैक्शन में, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन। बट वी हैव सर्टेन ट्रांजैक्शंस विद अस, वी हैव सर्टेन एक्टिविटीज विद अस कि भले उसमें ना हो कंसीडरेशन, तो भी उसको हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, सप्लाई। बोलो क्लियर? तो उसको बोलेंगे सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। फ्रेंड्स, देन वी हैव विद अस शेड्यूल 2 व्हिच इज क्लासिफिकेशन, दैट वेदर दिस ट्रांजैक्शन और वेदर दिस एक्टिविटी और वेदर दिस सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग है। यस और नो? लेट अस से हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस की रिक्वायरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग है। सो क्लासिफिकेशन भले जीएसटी एक एक ही लेवी हो व्हिच इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट उसका क्लासिफिकेशन दो भी जरूरी बन जाता है, बिकॉज प्रोविजंस गुड्स के लिए कभी कभी अलग है, सर्विस के लिए कभी कभी अलग है फ्रेंड्स। ओके, देन कम्स टू शेड्यूल 3 व्हिच इज नेगेटिव लिस्ट, जिसमें जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कवर होगा उसको हम सप्लाई ट्रेड करने वाले नहीं है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई फ्रेंड्स। ओके, तो उसमें हमारा रेफरेंस था अभी शेड्यूल 2 का व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन, कि आपका ट्रांजैक्शन गुड्स का सप्लाई है कि आपका ट्रांजैक्शन सर्विसेज का सप्लाई है। उसमें एक एक यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट लिया है उसका, कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज व्हाट फ्रेंड्स, सर्विस। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जब मैं रेंट पे दूंगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सर्विस। तो क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? हाँ, वो सर्विस है। उसका एक्सेप्शन क्या, उसका एक्सेप्शन जो यूनिट आपका रेसिडेंशियल होगा, जो पर्पस भी आपका रेसिडेंशियल होगा, ध्यान देना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो यूनिट आपका रेसिडेंशियल होगा, पर्पस भी रेसिडेंशियल होगा, तो जो भी रेंट वो ओनर रिसीव करेगा, एग्जाम उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, मतलब आरसीसी मीनिंग देयरबाय, मैंने आपको रेसिडेंशियल यूनिट रेंट पे दिया, पर्पस कमर्शियल था, मैंने आपको कमर्शियल यूनिट रेंट पे दिया, पर्पस कमर्शियल था, मैंने आपको कमर्शियल यूनिट रेंट पे दिया, पर्पस रेसिडेंशियल था, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज़ इट इज नॉट कवर्ड बाय एग्जम्पशन एंड देयरफॉर इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, जीएसटी। ये ऐसा होना चाहिए। ओके, सो यूनिट रेसिडेंशियल, पर्पस रेसिडेंशियल, एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आरसीसी यस 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 यस, it will be subject to liable for what friends, GST। रेडी, एकदम चकाचक, डन। अभी ये वर्ड हमारे पास है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, द टर्म रेसिडेंशियल ड्वेलिंग शैल नॉट इंक्लूड, इट शैल नॉट इंक्लूड व्हाट, इट इज होटल, याद करो याद करो याद करो, इट इज होटल, मोटेल, इन, गेस्ट हाउस, हाउस बोट, कैंप साइट लॉज और लाइक प्लेस मीन फॉर टेम्पररी स्टे। फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स हमारे पास है, होटल से लेके लाइक प्लेस मीन फॉर टेम्पररी स्टे, these are outside the scope, these are outside the purview of what friends, the term residential dwellings friends, मतलब उसको हम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स ट्रीट करने वाले नहीं है। तो अपरेंटली क्या हुआ, ये एग्जम्पशन से बाहर चले गए, ये एग्जम्पशन से बाहर निकल गए, बट उसका भी एक्सेप्शन हमारे पास अवेलेबल है एंट्री नंबर 14 में, कि जो फ्रेंड्स आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जो फ्रेंड्स हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹1000, जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹1000, वापस एक बार एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे नहीं, बट जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड करता है 1000 को, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम चकाचक, डन। फ्रेंड्स, इसमें जो पॉइंट हमको ध्यान में रखने जैसा है वो ये पॉइंट था, पर्पस शुड बी व्हाट फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल और लॉजिंग। जो पर्पस आपका मूवी शूटिंग हुआ, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस और नो, डन। नेक्स्ट आपको जो ध्यान में रखना है, ये जो लिमिट है 1000, इट इज स्पेंड्स पर डे और इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट है वो डे के पीछे यूज किया है, मतलब मंडे को चेक इन हुआ, ट्यूसडे को चेकआउट हुआ, इट इज 2 days, बट इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 day, एंड अकॉर्डिंगली हमको लिमिट 1000 रुपीज की एप्लीकेबल होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा, जो 1000 से हमारा ये जो कंसीडरेशन है वो क्रॉस करेगा, मतलब 1000 से जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्रॉस करेगा, तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम एंटायर अमाउंट के ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल है, बाद में उसके लेटर से दो अलग अलग फ्लोर्स थे, एक ग्राउंड फ्लोर था, एक फर्स्ट फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर हमने रेंट पे दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, फर्स्ट फ्लोर हमने रेंट पे दिया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो इट इज सेपरेबल जो रेसिडेंशियल पर्पस होगा एग्जाम, जो कमर्शियल पर्पस होगा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एंड इफ इट इज नॉन सेपरेबल, एक
एक ही करंट पे दिया, जो दोनों पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन होगा तो दोनों के ऊपर इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, जीएसटी। यस, ओके। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन था, इट वाज इन रिलेशन टू एंट्री नंबर 11। अलग अलग मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए थे कि 4 अलग अलग चीज पॉसिबल है, रेसिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। याद आ रहा है फ्रेंड्स मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? रेसिडेंशियल यूनिट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। ओके, बाद में 3 अलग 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 सप्लाईज पॉसिबल, खाली गुड्स का सप्लाई, बाद में आएगा प्योर लेबर, लेबरर्स का सप्लाई, एंड नेक्स्ट आएगा इट विल बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, गुड्स प्लस सर्विसेज। एंड जो अलग अलग सर्विसेज आप एज अ प्योर लेबर प्रोवाइड कर सकते हो, इट डिपेंड्स 10 अलग अलग सर्विसेज थे, याद करो, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन। डन। तो ये 10 अलग अलग सर्विसेज थे। इसमें क्या एग्जाम्पशन था, आपने बरोबर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्योर लेबर है उसको एग्जाम्पशन अवेलेबल हुआ है। गुड्स इज नॉट एग्जाम्प्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जाम्प्ट, जो प्योर लेबर है उसको हमारे यहाँ पे एग्जाम्पशन अवेलेबल हुआ है। बाद में वापस एक बार, जब आप रेसिडेंशियल यूनिट के लिए इसका कंस्ट्रक्शन करके देते हो, तब ये पर्टिकुलर आप जो लेबर प्रोवाइड करते हो तब उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगा। एंड 4 अलग अलग सर्विसेज के लिए एग्जाम्पशन मिलेगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था। इट डिपेंड्स, ये रहा, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, ये 4 अलग अलग सर्विसेज के लिए आप प्योर लेबर प्रोवाइड करेंगे फॉर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट विच इज अदर देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो हमारे वहां पे उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है, एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ओके, तो इतना हमारा डिस्कशन था इन रिलेशन टू दिस कैटेगरी। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे एक लास्ट एंट्री इनटू दिस कैटेगरी विच इज फ्रेंड्स एंट्री नंबर 1313। बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है, मजेदार एंट्री है फ्रेंड्स, बरोबर समझने का ट्राई करो। हुआ क्या, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, मतलब कोई भी पर्सन जो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। सुना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स केयरफुली। फ्रेंड्स, मेरा रोल आपके लाइफ में क्या, टीचिंग। मेरा रोल आपके लाइफ में क्या, टीचिंग। वैसे रिलीजियस सेरेमनी आपके लाइफ में कभी कभी आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी मीन बाय रिलीजियस सेरेमनी? फ्रेंड्स, ये बरोबर समझना पड़ेगा आपको, व्हाट डू वी मीन बाय रिलीजियस सेरेमनी। ये जो टर्म है रिलीजियस सेरेमनी, वो एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, रह गया है, एक्ट में डिफाइन करना रह गया है, तो उसका जनरल मतलब क्या, वो पहले एक बार समझना पड़ेगा। द वर्ड religious ceremony has not been defined under GST. ओके, उसका डेफिनेशन रह गया है। ओके, सो क्या उसका जनरल मतलब क्या समझने का, बट इट कैन इंक्लूड स्पेशल रिलीजियस पूजास। ओके ओके, लाइक व्हाट conducted by a person which is authorized by such religion, मतलब these are what, some special religious pujas. These are some special religious pujas. कौन उसको कंडक्ट करेगा? ऐसा पर्सन कंडक्ट करेगा who is authorized by such religion. ऐसा पर्सन कंडक्ट करेगा who is authorized by such religion, मतलब रिलीजन का जो टेक्स्ट होगा वो पर्सन को ऑथोराइज करेगा। एग्जांपल देता हूं, चिंता ना करो। ओके, ओकेशंस कौन से होंगे, कौन से ओकेशंस के ऊपर रिलीजियस पूजा होती होगी? तो ओकेशंस इंक्लूड्स बर्थ, डेथ, मैरिज सेरेमनी, एंड दिस इन्वॉल्व्स रिलीजियस सेरेमनीज। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल के तौर पे आपके मैरिज हुए, एग्जांपल अभी समझ लो, फील करो कि आपके मैरिज अभी हो रहे हैं, तो क्या खुद से ही मंत्र आप खुद से ही बोल दोगे? क्या खुद से ही उसका जो भी लेटर से आप लेटर से क्रिश्चियन हो तो वो प्रीस्ट होंगे, जो फादर होंगे, जो आपका मैरिज करवाएंगे। बाद में लेटर से आप हिंदू हो तो इन दिस सिनेरियो जो ब्राह्मण होगा वो आपके मैरिज करवाएंगे। यस और नो? तो अकॉर्डिंगली हर एक रिलीजन में उनके जो भी रिलीजियस पर्संस होते हैं वो हमारे मैरिज करवाते हैं। हाँ के ना? हाँ। तो फ्रेंड्स, क्या हम खुद से कभी मैरिज कर लेते हैं ना? ऐसी लगभग पॉसिबिलिटी होती नहीं है फ्रेंड्स। तो वो जो पर्सन है, सुना केयरफुली, वो जो पर्सन है जो आपका मैरिज कंडक्ट करके देता है, गेटिंग माय पॉइंट। सपोज मेरा एक फ्रेंड है रितेश करके, आपको नाम भी बता देता हूं। वो रितेश क्या है? वो रितेश ब्राह्मण है, एकदम मंत्रों जाप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है और बहुत बड़ा उसका नाम है हमारे सिटी में। तो फ्रेंड्स, वो क्या करता है, अलग 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 जगह पे जाके वो लेटर से वो ऐसे मैरिज करवाता है। ओके, तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिचुएशन, वो जो पैसे रिसीव करेगा, बिकॉज ही इज डूइंग व्हाट, he is conducting religious ceremony which includes what, occasions like birth, मैरिज, डेथ। पता चला? तो उसने मैरिज के ऊपर जो भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट की, उसने उसके लिए जो भी पैसे रिसीव किए, लॉ ने उसको एग्जैम्प्ट कर दिया, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो, पता चला? एग्जैक्टली। तो जो भी पर्सन मैरिज करवाता होगा, सुना केयरफुली, जो भी पर्सन मैरिज करवाता होगा वो ऐसा तैसा तो नहीं होगा, रिलीजियस टेक्स्ट ने उसको ऑथोराइज किया होगा फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग दैट मैरिज कंडक्टेड। ओके, सो उसके लिए वो जो भी पैसे रिसीव करेगा एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। पॉइंट नंबर 2 सुनो केयरफुली। अभी देखो, ऐसा हुआ कि एग्जांपल के तौर पे कोई पर्सन की अनफॉर्चुनेट डेथ होगी, एग्जांपल के तौर पे अनफॉर्चुनेट कोई पर्सन की डेथ होगी, तो फ्रेंड्स उसका जो अस्थि विसर्जन का काम होगा वो भी उसके लिए पूजा जैसा होता है। तो वो भी जो पर्सन हमको कंडक्ट करवाएगा, इट इज आल्सो व्हाट, रिलीजियस सेरेमनी। एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो, क्रिस्टल क्लियर?
एकदम चकाचक, डन। तो कोई भी पर्सन जो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करवाता है एग्जाम डिफरेंस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते नहीं है। सो अभी एक बार ध्यान से पढ़ो, सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, मतलब कोई भी पर्सन रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करेगा, वो जो पर्सन है जो पैसा रिसीव करेगा वो यहां से एग्जम्प्ट हो गया है, उसके ऊपर फ्रेंड्स हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ओके, अभी आप समझो हमारी कैटेगरी कौन सी चल रही है, आरआर, उसमें ये यहाँ पे कैसे सेट हो गया। ओके, बट ये एंट्री नंबर 13 है जिसका ए पैरामीटर ये था, सो मैंने डिस्कस कर दिया। अभी ये जो कैटेगरी के साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है ना, वो पार्ट बी है। अब जो यहाँ पे चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स, अभी ये कनेक्ट होगा यहाँ पे, बरोबर अभी समझना है फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट वाला था वो पता नहीं कैसे यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, 13 में कैसे गवर्नमेंट लेके आ गई भगवान जाने, बट आ गया है तो हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। ओके, नाउ बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स of a religious place meant for a general public, listen very very carefully, I'm repeating it again, renting of precincts, precincts का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जगह। precincts is what, a location, जगह। कौन से पर्पस के लिए जगह बनी थी, it was a religious place, it was not a general common place, it was a religious place, meant for what friends, obviously general public, मतलब कोई भी ऐसा religious precincts, कोई भी ऐसा religious location जिसका आप जिसको रेंट पे देने पे आप जो रेंट रिसीव करोगे उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर फ्रेंड्स हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, बरोबर समझो, इट इज रेंटिंग ऑफ precincts of a religious place meant for general public, meaning thereby कोई भी religious place आप रेंट पे देते हो, उसका जो भी रेंट अमाउंट आप रिसीव करोगे वो एग्जैम्प्ट है, उसके ऊपर फ्रेंड्स हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बस यहाँ पे कुछ कंडीशन, बट यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, सबको सेटिस्फाई करनी होगी। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, आइदर उसका ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट, बरोबर समझने का ट्राई करो, आइदर उसका ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट किसके पास होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी एक चलेगा, ओनरशिप होगा तो भी चलेगा, मैनेजमेंट होगा तो भी चलेगा, ओनरशिप होगा तो भी चलेगा, मैनेजमेंट होगा तो भी चलेगा। कौन उसको ओन करता है, कौन उसको मैनेज करता है, उसको ओन मैनेज करता है सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, वो उसको ओन करता है, वो उसको मैनेज करता है। मीनिंग देयर बाय यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं रजिस्टर्ड ट्रस्ट, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इट इज रजिस्टर्ड ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA। बोलो क्लियर, डन। तो वो जो भी रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स है, वो जो भी रिलीजियस लोकेशंस है, आइदर उसका ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट किसके पास होगा तो एग्जम्पशन अवेलेबल होगा, इट इज विद अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट व्हिच इज अंडर सेक्शन व्हाट फ्रेंड्स 12AA। मतलब इसके अलावा कोई ओन मैनेज करता होगा तो एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। डन। नंबर 2B में कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C5। फ्रेंड्स यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो चैप्टर एग्जम्पशंस में हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स में, वहां पे भी सर्टेन ट्रस्ट को, वहां पे भी सर्टेन इंस्टीट्यूशंस को जो रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पे कवर किया है फ्रेंड्स। तो जो वो इंस्टीट्यूशंस है, सुनना केयरफुली, जो वो इंस्टीट्यूशंस है जो ये रिलीजियस प्लेस को ओन करते हो, जो ये रिलीजियस प्लेस को ओन और मैनेज दो में से कुछ भी चलेगा, आइदर ओनरशिप और मैनेजमेंट में से कुछ भी होगा तो चलेगा, तो फ्रेंड्स हमको कुछ एग्जम्पशन अवेलेबल होगा। एंड थर्ड एक बार चेक कर लो, इट इज फ्रेंड्स बॉडी or authority which is covered under 1023 BGBA. It is not MBA, it is BBA, meaning thereby it is what friends, BGBA, okay, of Income Tax Act, meaning thereby ये जो ट्रस्ट है, ये जो बॉडी है, ये जो अथॉरिटी है, आइदर मतलब इट इज कवर्ड बाय इनकम टैक्स इन चैप्टर एग्जाम्पशन, तो वहां पे भी चैप्टर एग्जाम्पशन एंड ये भी चैप्टर एग्जाम्पशन एक साथ आ गए। यस, तो फ्रेंड्स तीन सेक्शन में कौन सी 12AA, 1023C5, 1023 BGBA, I am repeating it again, very very important, listen carefully, 12AA, 1023C5, 1023 BGBA, आइदर ये लोग उनको ओन करते होंगे, मतलब रिलीजियस प्लेस को ओन करते होंगे और उनको मैनेज करते होंगे, तो जो भी रेंट अमाउंट आपका आएगा वो एग्जम्प्ट होगा, उसके फ्रेंड्स ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। देयर इज सम एक्सेप्शन, डोंट वरी, बट जनरल सेंस में देखा जाए तो एनी रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स, सुनना केयरफुली, एनी रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स इफ इट इज ओन्ड और मैनेज्ड बाय, आइदर ओनरशिप इज रिक्वायर्ड और मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, आइदर इट इज ओन्ड और मैनेज्ड बाय तीन लोग। बोलो कौन से एक बार मेरे से बोलने का ट्राई करो, 12AA, आवाज नहीं आ रही, बरोबर सुनो, चलो मुझे मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, 12AA, 1023C5, 1023 BGBA, इसमें जो भी ट्रस्ट, इसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो भी बॉडी कवर्ड है, वो आइदर उसको ओन करते होंगे और उसको मैनेज करते होंगे, दो में से कुछ भी चलेगा, बिकॉज वर्ड इज व्हाट, और आइदर ओनरशिप भी चलेगी और मैनेजमेंट भी चलेगा, इन शॉर्ट इस दो में से कुछ भी चीज होगी एंड ये तीन लोग उसको ओन के मैनेज करते होंगे, तो इट वुड बी एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी, बट विद एक्सेप्शन। क्या कहता है एक्सेप्शन, देखो फ्रेंड्स, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन एंट्री बी, ओके,
एंट्री बी। क्या था एंट्री बी में? एंट्री बी में ऐसा था कि रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स आप रेंट पे दो, जो भी रेंट रिसीव होगा एग्जाम। एंट्री बी में क्या था? रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स आप रेंट पे दो, जो भी रेंट आएगा एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ओके, तो उसका एक्सेप्शन मैनेजर भाई क्या हुआ? एग्जम्पशन का मतलब क्या? वापस एक बार बरोबर समझो। एग्जम्पशन का मतलब क्या? जीएसटी लगाने वाले नहीं है। एग्जम्पशन का एक्सेप्शन, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एग्जम्पशन में एक्सेप्शन, उसका मतलब क्या? ये एग्जम्पशन के बाहर निकल गया, बोलो उसके ऊपर जीएसटी यस करो, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। तो अब यहां पे चेक कर सकते हो, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू, मतलब जो भी एंट्री बी में था वो नहीं एप्लीकेबल होगा। वो भूल जाओ तुम, वो एग्जम्पशन के बाहर है, वो एग्जम्पशन के बाहर है, तुम भूल जाओ उसको। पर क्या भूल जाऊं? क्या एग्जम्पशन के बाहर है? नंबर 1 चेक करो, when renting of rooms where charges are rupees 1000 or more per day, मतलब जो रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स है, जो रिलीजियस जगह है, उसमें जो रूम रेंट होता है वो जो 1000 के इसके ऊपर है, तो एग्जम्पशन के बाहर है, निकल जाओ उसको, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज कर देंगे, बिकॉज़ इट इज नॉट कवर्ड बाय एग्जम्पशन, देयरफॉर इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? जीएसटी। आप समझ रहे हो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप प्रोसेस फ्लो बरोबर समझो। कोई भी प्रीसिंक्ट्स, रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स मैं रेंट पे दूंगा, उसका जो भी रेंट आएगा एग्जाम। दो इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1 आइदर उसका ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट किसके पास होना चाहिए, आइदर 12AA, 1023C5, 1223BG, ये तीन लोगों के पास आइदर उसकी ओनरशिप होनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड उसका क्या एक्सेप्शन है? क्या एक्सेप्शन कहता है कि जो आपका रूम रेंट, जहां जो रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स की बात हो रही है उसमें फ्रेंड्स रूम्स होंगे, धर्मशाला होगी उसमें रूम्स होंगे, अरे यस और नो, जो धर्मशाला होगी उसमें रूम्स होंगे, सच्ची बात है? यस। तो वो जो रूम का रेंट 1000 और मोर है, इफ इट इज 1000 और मोर, तो एग्जम्पशन नहीं, वो एग्जम्पशन के बाहर निकल गए, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज कर देंगे। मीनिंग देयर बाय आपका रूम रेंट कहां तक होगा, तो एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा, जो आपका रूम रेंट 999 तक होगा। इफ इट इज अप टू 999 तो एग्जम्पशन मिलेगा, इफ इट इज 1000 और मोर। अब बरोबर समझो लैंग्वेज को, क्या लिखा हुआ है, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्पशन अप्लाइड टू, मतलब ये जो चीज सिचुएशन आई, ये जो सिचुएशन में फॉल हुए, तो एग्जम्पशन के बाहर हो, एग्जम्पशन के बाहर हो, एग्जम्पशन के बाहर हो। मैनेजर भाई क्या हो गया? जीएसटी यस हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? ये चीज को एग्जम्पशन के बाहर निकाल दिया गया। मैनेजर भाई इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली यस, जीएसटी। किसको बाहर निकाला? नंबर 1 रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर रुपीज 1000 और मोर पर डे, मतलब जिस धर्मशाला में आप रहते हो, जिस पर्टिकुलर रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स में आप रहते हो, जो उसका रूम रेंट 1000 के उसके ऊपर है, एग्जम्पशन में वो कवर्ड नहीं है, निकालो बात, जीएसटी उसके ऊपर इंपोज हो जाएगा एंड पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी इंपोज होगा। तो सर कहां तक एग्जम्पशन मिलेगा? जो आपका रूम रेंट पर डे, इफ इट इज अप टू 999 तो एग्जम्पशन आपको अवेलेबल होगा, तो ये एग्जम्पशन आपको अवेलेबल होने वाला है। बोलो क्लियर? एकदम चकाचक, पाक्कू? ओके। सो फ्रेंड्स, जो रूम की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, जो हमको ध्यान में रखना है, देखो एक रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स के बारे में बात करें ना फ्रेंड्स, रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स, तो उसमें दो बातें ध्यान में रखने की, एक उसका ओनरशिप और मैनेजमेंट क्राइटेरिया, आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय, इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 12AA, 1023, इट इज सब क्लॉज के क्या है फ्रेंड्स, ओके 1023C5, और इट इज 1023BG। ओके, तो ये तीन आइदर ओन करते होने चाहिए और मैनेज करते होने चाहिए। एंड जो सेकंड क्राइटेरिया है वो उसकी लिमिट्स है, कहां तक एग्जम्पशन मिलेगा, तो नंबर ए, जो रूम होगा ना, तो एग्जम्पशन मिलेगा अप टू 999, मतलब बिलो रुपीज 1000 ऐसा बोल सकते हैं तो भी चलेगा। बिलो वर्ड यूज करो, अप टू 999 यूज करो, बिलो 1000 यूज करो, बोथ आर सेम टू सेम। आपको कैसे याद रखना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ओके, सो मैं अप टू 999 याद रखता हूं, तो अप टू 999 होगा एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे, तो 1000 और मोर तो निकल, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फॉर श्योर। ओके, नंबर बी फ्रेंड्स, जब रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स की बात करते हैं ना, सुना केयरफुली, जब रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें खाली रूम नहीं होते। जब हम बात करते हैं रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स की, तो उसमें खाली रूम नहीं होते हैं, उसमें फ्रेंड्स शॉप्स भी होती है, उसमें मैरिज हॉल भी होते नहीं होते। बहुत बड़े रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स होगा, उसमें मैरिज हॉल भी होगा, कम्युनिटी हॉल भी होगा, जिसको कल्याण मंडपम भी बोलते हैं,
है ना? ओके, तो फ्रेंड्स जो मैरिज हॉल होगा, जो कम्युनिटी हॉल होगा, जो ओपन स्पेस होगी वो भी हम रेंट पे ले सकते हैं। डेफिनिटली यस, व्हाई नॉट? ओके, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपकी पार्टी रखी थी, तो आपकी पार्टी कहाँ पे रखी थी? रिलीजियस प्रीसिंक्स में आपकी पार्टी रखी थी, तो आपकी पार्टी थोड़ी कि हम वो मैरिज हॉल में करेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो फ्रेंड्स ओपन स्पेस था, लेट अस से विंटर का टाइम था, नवंबर में जुलाई आसपास एग्जांपल के तौर पर आपका रिजल्ट आया एंड फ्रेंड्स नवंबर दिसंबर में आपने पार्टी रखी, एग्जांपल के तौर पे थोड़ा लेट हो गया पार्टी रखने में, तो फ्रेंड्स आपका जो ओपन स्पेस था उसमें आपने पार्टी रखी, तो फ्रेंड्स इट इज सो पॉसिबल कि वो रिलीजियस प्रीसिंक्स का पार्ट हो। तो नंबर 3, मतलब खाली रूम प्रीसिंक्स में रेंट पे मिलेंगे ऐसा नहीं होगा, ओपन स्पेस होगी, मैरिज हॉल होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, कल्याण मंडपम होगा, ये सब भी पॉसिबल है। एंड थर्ड, वहां पे शॉप्स भी होगी, वहां पे शॉप्स भी होगी जहां पे हमको रिलीजियस जो भी सामान चाहिए वो भी अवेलेबल होगा, तो वहां पे शॉप्स भी लोग रेंट, मतलब वहां पे जो शॉप्स होंगे वो भी रेंट पे मिल सकते हैं। यस और नो? यस, तो 3 लिमिट्स हमारे पास अवेलेबल है। जो रूम होगा तो अप टू 999 तक एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, अभी नंबर 2 आप चेक कर सकते हो, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसिस, मतलब अपने प्रीमाइसिस रेंट पे दे दिया, जो रिलीजियस प्रीसिंक्स है उसमें जो भी प्रीमाइसिस है वो आपने रेंट पे दे दिया, कम्युनिटी हॉल रेंट पे दिया, कल्याण मंडपम रेंट पे दिया, ओपन एरिया रेंट पे दिया, एंड लाइक वेयर चार्जेस आर। फ्रेंड्स इसका एंगल बरोबर समझना पड़ेगा। जनरल सेंस में देखा जाए रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रीसिंक्स एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, बट जो उसमें रूम रेंट 1000 और मोर है तो वो एग्जम्पशन के बाहर है। फ्लो बरोबर मगज में सेट करो, जो आपका रूम रेंट 1000 और मोर है तो एग्जम्पशन के बाहर है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले है। If it is 1000 or more, it will be subject to liable for what, friends? GST. Now comes to number B. If the rent of premises, community hall, Kalyan Mandapam, open area, like where charges are rupees 10,000 or more per day, मतलब आपका जो हॉल है, कम्युनिटी हॉल है, कल्याण मंडपम में ये है वो है, जो उसका चार्ज पर डे 10,000 और मोर है, तो वापस एक बार एग्जम्पशन के बाहर हो, एग्जम्पशन के बाहर हो, मतलब उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। अरे यस और नो? जो रूम है तो 1000 और मोर तो एग्जम्पशन के बाहर, जो हॉल्स है, हॉल्स का मतलब वो विक्स हॉल्स उसकी बात नहीं हो रही है, ये हॉल्स का मतलब जो कम्युनिटी हॉल होता है उसकी बात हो रही है, हॉल्स विक्स ना ना ना, उसके खबर पड़े थे। ओके, तो जो हॉल्स है उसकी लिमिट कितनी? 10,000 और मोर, जो आपका हॉल रेंट 10,000 और मोर है तो वापस एक बार हम एग्जाम्पशन के बाहर है, तो एग्जाम्पशन कब मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा जब हम हॉल्स की बात करेंगे, ओपन एरिया की बात करेंगे, कल्याण मंडपम की बात करेंगे, तो इट इज फ्रेंड्स अप टू 9999, ये पर डे हुआ, ये भी पर डे हुआ। बोलो क्लियर? सो रूम रेंट अप टू, सॉरी रूम रेंट, हाँ, अप टू 999 एग्जाम्प्ट, halls up to 9999 exam, both are what, friends? Per day, both are what, friends? Per day. Okay, third, जो मैंने आपको बताया वहां पे कमर्शियल प्लेस, कमर्शियल शॉप्स भी होंगी, तो उसका रेंट कितना, कहां तक एग्जाम? ओके, सो नंबर 3 पढ़ो, कब अब एग्जाम्शन के बाहर चले जाओगे। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस for business or commerce. Okay, so you are renting some shops, you are renting some spaces which are used for commercial or business purposes, where charges are rupees 10,000 or more, it is now per month. आगे की दोनों लिमिट आप चेक करो, it was per day, it was per day, now it is not per day, it is per month. मीनिंग देयर बाय, जो आप शॉप्स रेंट पे लेते हो तो आप एग्जाम्पशन के बाहर कब जाएंगे? लॉ के एंगल से देखो तो जो नेगेटिविटी है वो ऐसे है कि जनरल सेंस में एग्जाम, बट रूम होगा 1000 और मोर पर डे टैक्सेबल, जो हॉल्स होगा 10,000 और मोर पर डे टैक्सेबल, जो आपका शॉप होगा 10,000 और मोर पर मंथ टैक्सेबल। सो एग्जाम्पशन कब तक? तो एग्जाम्पशन आपको मिलेगा जब हम बात करेंगे शॉप्स की, जब शॉप्स की बात करेंगे जो आपका रेंट 9999 पर मंथ है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। फ्रेंड्स, होटल मोटल इन गेस्ट हाउस हाउस बोट कैंप साइट लॉज, वहां पे क्या था? वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू 1000 में एग्जाम्पशन था। आप समझ रहे हो? वहां पे क्या था? वर्ड्स वाज अप टू रुपीज 1000 में एग्जाम, वहां पे एग्जैक्ट 1000 हुआ ना तो भी एग्जाम्पशन मिलेगा। होटल की बात कर रहा हूँ, मोटल की बात कर रहा हूँ, इन की बात कर रहा हूँ, गेस्ट हाउस की बात कर रहा हूँ, हाउस बोट की बात कर रहा हूँ, कैंप साइट की बात कर रहा हूँ, लॉज की बात कर रहा हूँ, लाइक प्लेसमेंट फॉर टेम्पररी स्टे की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपका रूम रेंट एग्जैक्ट 1000 हुआ ना, एग्जैक्ट 1000 आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बिकॉज आप वर्ड्स चेक करो, वहां पे वर्ड्स क्या थे? अप टू, देखो देखो ये रहा, वर्ड्स क्या थे? वर्ड्स ये थे, इट वाज अप टू 1000, यहाँ पे क्या था? एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट व्हेन दी वर्ड्स आर अप टू 999, अप टू 9999, अप टू 9999, तो वो ये वर्ड से डिफर करता है, वहां पे एग्जैक्ट 1000 के ऊपर एग्जाम्पशन है, यहाँ पे एग्जैक्ट 1000 के ऊपर टैक्सेबिलिटी है। हम स्पेसिफिकली रूम को कंपेयर कर पाएंगे, बाकी दोनों को कंपेरेबल है नहीं।
आई थिंक एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ फ्रेंड्स। ओके चलो शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर एंट्री का कंक्लूजन। नंबर 13, एंट्री नंबर 13, नंबर ए। फ्रेंड्स कोई भी पर्सन रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करवाएगा वो ब्राह्मण होगा, वो जो भी पैसे रिसीव करेगा बिकॉज ही इज कंडक्टिंग व्हाट रिलीजियस सेरेमनी, ही इज पर्सन authorized by religious texts, so he is conducting any religious ceremony which includes occasions like birth, marriage, death etc. तो उसके ऊपर जो भी फंक्शन होगा, उसके ऊपर जो भी उसको पैसे रिसीव होंगे विधि करवाने के लिए, वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स ये एंट्री जब मैंने खुद से पढ़ी ना, जब जीएसटी आया तब जब मैं एंट्री ये खुद से पढ़ी ना फ्रेंड्स, तब मैंने बताया ना रितेश करके मेरा फ्रेंड है जो ये पर्टिकुलर ये सर्विसेज में फॉलो होता है। तो फ्रेंड्स जब से ये मैंने एंट्री पढ़ी तो जब जब उसका फोन आता है वीकली एक दो बार कभी कभी बात हो जाती है, कभी उसको काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कभी हमको काम होता है उसके एक्सपर्टीज का, वास्तु देखता है, बाद में वो अलग अलग जगह पे आके वो भूमि पूजन करता है, मतलब बहुत उसके अलग अलग कामकाज है। तो फ्रेंड्स जब से ये एंट्री मैंने पढ़ी, जब से एंट्री मैंने पढ़ी, पहला जब उसका फोन आया कि मैंने उसको कॉल किया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट फ्रेंड्स अभी हम बात कैसे करते हैं, जब मैं उसको फोन करता हूँ कि उसका मुझे कॉल आता है, हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम। पता चला मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी बातचीत स्टार्ट कहाँ से होती है, एग्जाम। वो क्या कहता है, क्या बोला स्मिथ तूने, पता नहीं चला, मेरे को तूने ना खबर पड़े, ये थोड़े तेरे स्कोप के बाहर की बात। पता चला एग्जैक्टली। देन तो आपका भी ऐसा कोई भी फ्रेंड हो जो ऐसा रिलीजियस काम करता हो, जो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता हो, तो हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए जब भी आप उसके साथ बात करो, पहला फोन जब भी आए उसका, पहला फोन जब भी आप उसको करो, वो आपको करे, स्टार्ट कहाँ से करने का, हेलो ना, उसका स्टार्टिंग कहाँ पे होगा, एग्जाम। ऊपर जीएसटी लगता नहीं है फ्रेंड्स, ये टेक्निक्स है लॉन्ग टर्म कंटेंट को याद रखने की फ्रेंड्स। ओके चलो आओ नेक्स्ट। रिलीजियस प्लेसेस आप रेंट पे देते हो तो जनरल सेंस में देखा जाए, इफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट इज बाय हुम, इफ इट इज 12 AA 1023 C5 2023 BG बा, तो फ्रेंड्स एग्जम्पशन मिलेगा। बट जो आपका रूम रेंट अप टू ₹999 होगा पर डे तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। जो आपके हॉल्स का रूम सॉरी आपका जो भी हॉल्स का रेंट होगा वो 9999 पर डे तक होगा तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। एंड जो आपकी शॉप्स का रेंट 9999 पर मंथ तक होगा तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। If it is in case of rooms 1000 or more per day, taxable. If it is halls 10,000 or more per day, taxable. If it is shops 10,000 or more per month, it shall be absolutely taxable. It will be subject to liable for what friends, GST. बोलो चकाचक एकदम डन। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग अवर एंटायर कैटेगरी ऑफ आरआर व्हिच वाज रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज व्हाट फ्रेंड्स, रेसिडेंस। एक फास्टेस्ट रिकैप करके हम हमारी एक्सरसाइज, हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ओके एक फास्ट रिकैप फ्यू मिनट्स में हमारी पूरी एंट्री फ्रेंड्स। ओके चलो शुरू करते हैं। क्या प्रॉपर्टी रेंट पे देना सर्विस है? हाँ वो सर्विस है। किसने बोला? शेड्यूल 2 ने बोला। ओके उसका एक्सेप्शन, जो यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल होगा, पर्पस रेसिडेंशियल होगा, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। यूनिट आर, पर्पस आर, एग्जाम। उसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आरसीसी आरसीसी, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, आरसीसी आरसीसी, it will be subject to liable for what friends, GST। the term residential dwelling जो यूज किया है that does not include certain things which is what friends, hotel, motel, inn, guest house, houseboat, campsite lodge or like place meant for temporary stay। मैंने तेरे भाई ये जनरल सेंस में टैक्सेबल होगा with exception what, तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, if the room rent meaning तेरे भाई if the value of supply is up to ₹1000, if the value of supply is up to ₹1000 exempt हो जाएगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, पर्पस क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल और लॉजिंग फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। इफ द पर्पस इज अदर देन रेसिडेंशियल लॉजिंग, एक सिंगल रुपए की वैल्यू ऑफ सप्लाई का एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है। जैसे शाहरुख खान ने मूवी शूटिंग के लिए रूम रेंट पे लिया, एक भी रुपए का रेंट होगा, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। फ्रेंड्स हमारे केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 के ऊपर गया तो एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। नेक्स्ट कम्स टू अ स्मॉल सिंपल चार्ट, रेसिडेंशियल यूनिट, सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, सेपरेबल। रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो एग्जम्पशन होगा, कमर्शियल पर्पस होगा तो टैक्सेबिलिटी होगी। इफ इट इज रेसिडेंशियल यूनिट नॉन सेपरेबल, एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। नाउ इफ द पर्सन इज कंडक्टिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी, वो जो ब्राह्मण है मेरा फ्रेंड रितेश करके, वो एग्जम्प्ट है, फोन करो एग्जैम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ना कोई लिमिट, ना कोई कंडीशन, ना कोई एक्सेप्शन, कुछ नहीं, 100% एग्जम्पशन। जलसा है फ्रेंड्स, प्रोफेशन तो ऐसा होना चाहिए जो जीएसटी से एग्जम्प्ट हो। ओके नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, कोई भी प्रीमाइसिस, सुना केयरफुली फ्रेंड्स, कोई भी प्रीमाइसिस रिलीजियस प्लेसिंग्स मैंने रेंट पे दी जनरल पब्लिक को, कोई भी रिलीजियस प्लेसिंग्स मैंने रेंट पे दिया जनरल पब्लिक को, आइदर इट इज ओन्ड और मैनेज्ड बाय 12 AA 2023 C5 2023 BG बा, तो एग्जम्पशन अवेलेबल होगा। बट एग्जम्पशन कब अवेलेबल होगा, व्हेन रूम रेंट इज बिलो ₹1000। मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा सो दोनों तरफ से आपका ध्यान बना रहे। रूम रेंट बिलो ₹1000 होगा तो
तो एग्जम्पशन मिलेगा। हॉल्स मतलब 1000 पर डे से बिलो होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। जब हम हॉल्स की बात करें, कम्युनिटी हॉल्स की बात करें, कल्याण मंडपम की बात करें, तो हमारा रूम रेंट 10,000 बिलो रुपीज 10,000 पर डे होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। एंड फ्रेंड्स हमारा ये पर्टिकुलर शॉप्स है, उसका जो भी रेंट होगा वो बिलो 10,000 पर मंथ होगा तो एग्जम्पशन आपको अवेलेबल होने वाला है। वो एग्जैक्ट 1000 है पर डे, वो एग्जैक्ट 10,000 है पर डे, वो एग्जैक्ट 10,000 है पर मंथ। पता चला ना फ्रेंड, सीक्वेंस में बोला 1000 पर डे, 10,000 पर डे, 10,000 पर मंथ, एग्जैक्ट होगा कि उसके ऊपर होगा? इट विल बी एंटायर सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? जीएसटी। बाद में लास्ट में डिस्कस किया था, आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। 4 सर्विस को यहां पे कवर किया, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। एग्जाम इट शुड बी अदर देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तब जाके आपको एग्जाम से मिलेगा फ्रेंड्स। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो क्रिस्टल क्लियर? एकदम चकाचक। चलो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूं छोटी सी एक्सरसाइज। चलो लिसन और कंसिडर इट वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। देखो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। फ्रेंड्स मैं जब पढ़ रहा हूं तब आप मेरे साथ पढ़ते जाओ एंड आंसर मगज में सोच लो, बाद में मेरा आंसर आपके साथ वेरीफाई करो एंड आपका मेरा आंसर आपके साथ करेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, आपका तो करेक्ट ही होगा, मेरा आंसर करेक्ट आपके साथ होना चाहिए फ्रेंड्स। चलो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस क्या हुआ? आर यूनिट भी रेसिडेंशियल, पर्पस भी रेसिडेंशियल, एग्जाम उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नंबर 2, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर कमर्शियल पर्पस, यूनिट रेसिडेंशियल है पर पर्पस कमर्शियल है। खाली एग्जाम तो आर आ रही है, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, यूनिट कमर्शियल है, पर्पस रेसिडेंशियल है। वापस एक बार ये क्या होने वाला है? टैक्सेबल, बिकॉज एग्जाम तो खाली क्या है? आर आर, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। नेक्स्ट नंबर 4, renting of room in a hotel, motel, inns, guest house having value of supply of exact rupees 1000 per day. It is exact 1000 per day. It will be exempt, not subject to, not liable for GST because exemption कब तक है? up to rupees 1000 exempt है। exceeding 1000 होगा तो डेफिनेटली उसको हम क्या करेंगे? taxable। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, सुनना फ्रेंड्स। allotment of residential quarters by Reliance Limited to its employees। तो रिलायंस ने क्या किया? कोई रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, मतलब रेसिडेंशियल फ्लैट्स थे। क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे स्टाफ को रहने के लिए जगह, उसको बोलते हैं क्वार्टर्स। ओके, तो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, उसको एम्प्लॉय को रेंट पे दिए, उसको एम्प्लॉय को रेंट पे दे दिए। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे बताओ यूनिट का नेचर क्या हुआ? रेसिडेंशियल, बिकॉज क्वार्टर्स कैसे है? रेसिडेंशियल। यस और नो? यूनिट का नेचर कैसा है? रेसिडेंशियल, बिकॉज क्वार्टर्स का नेचर कैसा है? रेसिडेंशियल। फ्रेंड्स एम्प्लॉय रहेंगे तो रहेंगे, हमने वर्ड कौन सा यूज किया? रहेंगे, मतलब पर्पस क्या हुआ? रेसिडेंशियल। बट सर रिलायंस का पर्पस तो कमर्शियल था ना। अरे फ्रेंड्स ऐसा तो कभी देखना ही नहीं है कि आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव क्या है वो तो कभी देखना ही नहीं है। जो यूनिट रेसिडेंशियल हो, पर्पस रेसिडेंशियल हो, भले ना आपका बिजनेस क्यों ना हो रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस का, इट इज ऑलवेज एग्जाम। आप समझ रहे हो? भले आपका बिजनेस हो कि आपका नॉन बिजनेस हो, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं कन्वे कर रहा हूं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। कंसर्न क्या है हमारा कि आपका यूनिट रेसिडेंशियल है, हाँ, पर्पस रेसिडेंशियल है, हाँ, तो आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है कि पीजीबी में टैक्सेबल है, क्या फर्क पड़ता है? इट इज ऑलवेज 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 एग्जाम्ड अंडर जीएसटी। रिलायंस अपने एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स देता है, रेंट पे देता है, यूनिट क्या है? रेसिडेंशियल। एम्प्लॉय का पर्पस भी क्या है? रेसिडेंशियल, एब्सोल्युटली एग्जाम। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे गलती मत कर देना। चलो एग्जांपल के तौर पे नवकार इंस्टीट्यूट ने कोई फ्लैट्स बनवाए एंड वो जो फ्लैट्स थे वो एम्प्लॉयज को, स्टाफ को, फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को रेंट पे दिए। आप समझ गए? नौकर ने क्या बनाया? नौकर हाउस 4 तो बन चुका है, नौकर हाउस 5 बनाया जिसमें क्या था? फ्लैट्स थे एंड वो एम्प्लॉइज को, स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को रेंट पे दे दिए। बोलो जीएसटी लगे कि ना लगे? अरे ना लगे। यूनिट क्या है? रेसिडेंशियल। रहने वाले का पर्पस भी क्या है? रेसिडेंशियल। स्टोरी खत्म। इट इज एब्सोल्युटली एग्जैक्ट। पर्सन नौकर का मोटिव तो कमर्शियल है। अरे वो तो देखना ही नहीं है ना कभी भी, हमको तो क्या देखना है? यूनिट आर, पर्पस आर, एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सिंपल एज सच। ओके, चलो नेक्स्ट आप चेक करो। यूज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कंडक्ट ऑफ मैरिज और अदर सोशल फंक्शन, मतलब आपने कोई मैरिज सोशल फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी लेटर से यूज की, पर्पस रेसिडेंशियल है ना? क्या यूनिट भी रेसिडेंशियल होगा? ना, तो इट इज ऑलवेज व्हाट फ्रेंड्स? टैक्सेबल। इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी बाय पर्सन। ओके, मतलब याद रखने का, मेरा फ्रेंड का नाम रितेश,
ये रितेश देशमुख नहीं है फ्रेंड्स, ये रितेश मेरा फ्रेंड है। ओके, बोल क्या करेंगे, जीएसटी यस के नो, एब्सोल्युटली यस, इट विल बी नो 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 एग्जाम, रितेश को सुन के एग्जाम्शन होना चाहिए, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो मूविंग फर्दर, hotel having value of supply of rupees 6000 per day, 6000 per day, 6000 per day। अरे नॉन एसी था, अरे 1000 के ऊपर गया, स्टोरी खत्म। अरे पर एसी नॉन एसी, अरे एसी नॉन एसी तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू रुपीज 1000, उसमें एसी की हवा आती हो ना आती हो फर्क ही नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज व्हाट फ्रेंड्स, टैक्सेबल। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, एंटायर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एंटायर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। नेक्स्ट, renting of precincts of a religious place meant for general public, okay, either it is owned or managed by charitable trust registered under section 12AA। मतलब अब तक तो सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, चल सा हो गया। नेक्स्ट चेक करो, रूम रेंट क्या था, रेंट ऑफ रूम वाज 4000 पर डे, करो टैक्सेबल, करो टैक्सेबल, बिकॉज लिमिट तो क्या है, बिलो 1000 अप टू 999, एग्जम्पशन है, ये तो 4000 रुपीज हो गया, करो टैक्सेबल। नेक्स्ट इज रूम रेंट 800 रुपीज पर डे, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, ये तो बिलो 1000 हो गया, अप टू 999 हो गया, एग्जाम। थर्ड चेक करो, रेंट ऑफ कम्युनिटी हॉल इज रुपीज 25,000 पर डे, करो टैक्सेबल, बिकॉज लिमिट तो क्या है 10,000 पर डे, से कम हो तो एग्जाम। नेक्स्ट चेक करो, रेंट ऑफ कल्याण मंडपम इज चार्ज रुपीज 10,000 पर डे, अरे बाप रे बाप, एग्जैक्ट 10,000 हुआ, वो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जैक्ट 10,000 हुआ, बोलो क्या करेंगे, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज इफ इट इज बिलो 1000 तब जाके आपका एग्जम्पशन है, ये तो 10,000 और मोर हो गया, तो इट वुड बी एब्सोल्युटली व्हाट फ्रेंड्स, टैक्सेबल। चलो नेक्स्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, बोलो एग्जैक्ट एक एक वर्ड हमारी एंट्री के साथ सेट हो गया फ्रेंड्स, एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखो लेबर बरोबर है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, ये चार वर्ड में ये वर्ड फॉल भी हो जाता है इरेक्शन, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल, एग्जाम्पशन इज अवेलेबल टू ओनली एंड ओनली residential unit other than as a part of residential complex, here it is specifically being residential complex, how can we give exemption, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, it will be taxable। चलो next, pure labor contracts for renovation is not covered, only construction, erection, commissioning, installation, खाली चार ही चीज covered, renovation not covered, therefore it would be what friends, absolutely taxable। next, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आगे पढ़ने का ही नहीं, आगे पढ़ने का ही नहीं, बिकॉज प्योर लेबर हो तो ही एग्जाम्पशन है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्जाम्पशन है ही नहीं, आगे पढ़ने का ही नहीं, डायरेक्टली स्टेट में क्या कर दूंगा, इट वुड बी यस जीएसटी। क्लियर, एकदम चकाचक। चलो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में सॉल्व कर दिया था। ओके, चलो अभी दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। ये फ्रेंड्स हमारे घर का बनाया हुआ क्वेश्चन, एंड ये है हमारी मम्मी का पूछा हुआ क्वेश्चन इन मई 2018 ऑफ 5 मार्क्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऑब्वियसली वेट करना चाहूंगा, पहले ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, खुद से एक बार परफेक्ट देखो, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई खुद से कंप्यूट करो, मैं वेट करूंगा 5 मिनट आपके लिए, बाद में आप वैल्यू अराइव करो, एंड बाद में वापस एक बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, इसमें तो फुल मार्क्स 5 में से 5 आने चाहिए, एक भी कम मार्क आया ना तो बात नहीं करूंगा अपने लाइफ टाइम। ओके, सो ये एक क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करो, मैं 5 मिनट आपके लिए वापस एक बार वेट करूंगा। चलो फ्रेंड्स, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, यू कैन स्टार्ट। चलो फ्रेंड्स, हो गया सॉल्व, करूँ स्टार्ट, जल्दी आ गया, चलो बट हो गया होगा लगभग सॉल्व। चलो स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, मैं ध्यान से। VHP entity registered as religious trust under section 12AA, so it is what, a registered trust, हमारा जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया फ्रेंड्स। of Income Tax Act 1961 has furnished you the following details with respect to activities undertaken by it. Okay, you are required to compute its value of taxable supply from the information given below। मतलब यहां से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ओके, आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन था। रेंटिंग ऑफ रूम्स where charges are what, rupees 500 per day, absolutely क्या हो जाएगा, एग्जाम, बिकॉज लिमिट क्या है फ्रेंड्स हमारी, बिलो 1000, एग्जाम, यस और नो। नेक्स्ट आप चेक करो, रूम where charges are rupees 1500 per day, वापस एक बार क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल, एंड फ्रेंड्स एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी, एंटायर अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। नेक्स्ट, कम्युनिटी हॉल्स रुपीज 25,000 पर डे, बोलो क्या कर देंगे, टैक्सेबल। नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज कल्याण मंडपम 5,000 पर डे, 5,000 पर डे, वापस एक बार एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप चेक करो, शॉप्स रुपीज 15,000 पर मंथ, टैक्सेबल,
बाद में शॉप्स ₹5,000 पर मंथ, वापस एक बार क्या हो जाएंगे ये एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम चकाचक। चलो फ्रेंड्स, टोटल क्या होगा अपने, इट इज 9 lakhs प्लस 10 lakhs plus 7 lakhs 50,000 comes to what friends, 26 lakhs 50,000 becomes what friends, our value of taxable supplies, बरोबर ना, it is 9 lakhs plus 10 lakhs plus 7 lakhs 50,000 comes to 2650 becomes what friends, our value of supply। बोलो क्लियर, डन। चलो इसके बेसिस के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा हुआ, हमारी मम्मी ने पूछा हुआ, एक्सक्लूसिवली हमारी एग्जाम में, जरा ध्यान से, मे 18 में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन, 5 में से 6 मार्क्स चाहिए फ्रेंड्स मुझे, कम नहीं चलेंगे, 4.5 5 नहीं चाहिए, 5 से ज्यादा मार्क्स चलेंगे, उससे कम नहीं चलेंगे। ओके चलो, यू कैन स्टार्ट एट योर ओन नाउ, स्टार्ट प्लीज फ्रेंड्स। मैं 3-4 मिनट तक वेट करूंगा, टोटल अराइव करके रखना फ्रेंड्स। आप आंसर ना लिखो डेफिनेटली चलेगा, पर कैलसी के ऊपर टोटल अराइव करके रखना फ्रेंड्स। ओके चलो, यू कैन स्टार्ट नाउ प्लीज। चलो फ्रेंड्स, करें स्टार्ट। यस, लेट्स बिगिन विद सर्वसुगम चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। बोलो हमारी कंडीशन थी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रस्ट फुलफिल हो गई, एब्सोल्युटली यस। ओके, of Income Tax Act 1961 provides the following information relating to supply of its services for the month of August 2017। पुराना क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, बट अमेंडमेंट कोई नहीं है, सो आंसर रिमेन सेम टू सेम ऑलवेज फ्रेंड्स। क्या कंप्यूट करना है जरा चेक कर लो। कंप्यूट टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ August 17 assuming that above amounts are exclusive of GST। मतलब जहां जहां पे जीएसटी लगता होगा, there is an exclusion of GST in that amount। ओके चलो ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, कहां पे टैक्सेबिलिटी होगी फ्रेंड्स। फर्स्ट आप यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज रेसिडेंस, मीनिंग दैट भैया क्या हुआ, आरआर dwellings units be residential, purpose be residential, absolutely exempt, it will not be subject to liable for GST, exempt। okay, नंबर 2 आएगा रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब यात्राड़ू, जात्राड़ू, जो भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं। ओके, चार्जेस आर व्हाट, ₹1200। बोलो इट इज नॉट बिलो 1000, इट इज 1000 और मोर आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जाम्पशन, देयरफॉर इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स, जीएसटी। इसको टोटल में कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज रूम्स फॉर डिवोटीज, वापस एक बार, ये डिवोटीज का मतलब भक्त हुए फ्रेंड्स। वापस एक बार, रूम रेंट इज व्हाट, ₹750, वापस ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, चार्जेस आर व्हाट, ₹15,000, इट इज 10,000 और मोर, इट विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट आप चेक करो, रेंटिंग ऑफ हॉल्स एंड ओपन स्पेस, चार्जेस आर व्हाट, ₹7,500। ओके, पर डे चार्जेस आर ₹7,500, इट इज बिलो 10,000, अगेन एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट, नॉट सब्जेक्ट टू, नॉट लायबल फॉर जीएसटी। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेसेस, charges are what, ₹9,500, वापस एक बार exempt, not subject to, not liable for GST, limit is rupees below 10,000 per month। okay, so exemption होगा। next आप last check कर सकते हो, renting of shops for businesses, charges are what, ₹12,000 per month, 12,000 per month, वापस एक बार ये क्या हो जाएगा, taxable, it will be subject to liable for GST। डन। तो फ्रेंड्स कहां पे टैक्सेबिलिटी है, 8 lakhs में टैक्सेबिलिटी है, 12 lakhs में टैक्सेबिलिटी है, 750 में टैक्सेबिलिटी है। टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स, इट इज 27,50,000 ऑफ रुपीज। ये फ्रेंड्स क्या बनेगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर। मोस्टली नहीं, 1,000% परफेक्ट एक होगा फ्रेंड्स आपका आंसर, मुझे 1,000% कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। डन। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग एंटायर एंट्री। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात मुझे याद आई, शायद आपके मन में वो कंफ्यूजन आए ना आए, उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। देखो, होटल मोटल इन गेस्ट हाउस हाउस बोट कैंपसाइट लॉज, ये जनरल सेंस में नॉर्मल केस में आता हुआ डाउट है, बट अब सुन लो, मैंने डिस्कस नहीं किया तो अभी याद है, मैं डिस्कस कर लेता हूं। इट इज होटल मोटल इन गेस्ट हाउस हाउस बोट कैंपसाइट लॉज, लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू 1000 होगा, यहाँ पे बिलो वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे अप टू 1000 होगा, तो एग्जाम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। यस और नो? यस। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि एक ही होटल में, सुनना केयरफुली मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक ही होटल में कोई रूम था वो 700 रुपीज का था, एंड कोई रूम था वो 2 करोड़ का था। पता चला जो मैं कह रहा हूं, एक्सट्रीम याद रखने का।
कोई एक रूम 10 रुपए में भी, सेम होटल की बात कर रहा हूँ, सेम होटल में डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम, स्वीट, ये सारे अलग अलग कैटेगरी के रूम हो सकते हैं। तो एक रूम आपका 700 रुपीज का था, कोई एक रूम आपका सिंपल वर्ड्स में रखा था 20,000 रुपीज का था, सब चलो सिंपल रखते हैं पर डे, तो उसमें 700 रुपए में जीएसटी नहीं लगेगा, बट 20,000 पर डे में जीएसटी लगेगा। सो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि एक ही होटल के अलग 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 रेट्स के हिसाब से अलग 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 जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। इट इज नॉट लाइक होटल में एंटर हुए इधर पूरा जीएसटी लगेगा और पूरा जीएसटी बाहर ही होगा, होटल के बाहर ही होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। जीएसटी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। पॉइंट नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि सीजन के हिसाब से जीएसटी की लेवी वेरी हो। ऐसा हो सकता है कि लेटर से आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वहां पे सीजन कौन सी होगी, पर सपोज जनवरी से लेके मार्च महीने की वहां की सीजन है एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पे रूम रेंट बहुत हाई होंगे, वहां पे जो रूम रेंट होगा वो बहुत हाई पे होगा। तो फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रूम रेंट 1000 के ऊपर का तो टैक्सेबिलिटी हो सकती है, एंड जो रूम रेंट 200 रुपए रहा लेटर से लो सीजन में, और जब सीजन नहीं थी एग्जांपल के तौर पे जुलाई में सीजन नहीं थी, तो रूम रेंट आपका 200 रुपीज रहा, 700 रुपए रहा, 1000 के से कम रहा, तो वहां पे एग्जम्पशन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे साल आइदर जीएसटी लगना ही चाहिए, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट। चलो जब जीएसटी लगेगा तो ऐसा भी नहीं कि हर एक रूम के ऊपर जीएसटी लगना ही चाहिए। अगेन इट इज नॉट लाइक, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, हमको तो सिंपली क्या चेक करना है, रूम रेंट पर डे। सिंपली क्या चेक करना है, बोलो बोलो, रूम रेंट पर डे अप टू 1000, एग्जाम एक्सीडिंग 1000 पूरे पूरा टैक्सेबल। इतना सिंपल हमको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? ओके, सो हियर वी आर कंक्लूडिंग द एंटायर कैटेगरी ऑफ रेसिडेंशियल dwellings फॉर यूज एज रेसिडेंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।